हमारी कहानी शुरू होती है करंट डीमन लॉर्ड के डार्क कासल से। कासल का आउटवर्ड अपीयरेंस और एटमॉस्फेयर बड़ा हार्श और अनफॉरगिविंग था, जो प्रिसाइडिंग लॉर्ड को सूट करता था। पर आज की रात नॉर्मल नहीं है। डीमन लॉर्ड के चेम्बर्स के मैसिव गेट्स फोर्सफुली किक करके खोले गए हैं। डीमन लॉर्ड के मुंह पे एक सिनिस्टर स्माइल आ गई, क्योंकि सिर्फ एक ही बंदा था जो इसके डोमेन में इतनी दूर आ सकता था। लेजेंडरी हीरो, दैट्स राइट, ब्रेव हीरो फाइनली अपने मिशन के लास्ट स्टेप पर पहुंच गया है। डीमन लॉर्ड के थ्रोन रूम में एंटर करना और डेथ तक फाइट करना। इसका मतलब है कि इस एरा का हीरो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं, करेजस भी है, जो पावरफुल डीमन रेस के ओवरलॉर्ड को चैलेंज कर रहा है। डीमन लॉर्ड ने हीरो को प्रेज किया इतनी दूर तक आने के लिए। ये ब्रेव, स्टूपिड और मोस्ट लाइकली उसकी लाइफ का फाइनल एक्ट है। पर ब्लोज एक्सचेंज होने से पहले, ब्लड ड्रॉ होने से पहले, टीथ ग्रिट होने से पहले ही एक ब्लेड के कोल्ड हार्ड फ्लोर पे गिरने की साउंड सुनाई देती है। डीमन लॉर्ड ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो तो ह्यूमन रेस के चैंपियन से टूथ एंड नेल फाइट करने के लिए रेडी थी। इंस्टेड उसे एक यंग मैन मिला क्रिम्सन हेयर और डेड आईज के साथ, जो क्रेजी पर्सन की तरह रो भी रहा था और हंस भी रहा था। वो बिल्कुल उजड़ा हुआ और थका हुआ दिख रहा था, ना कि एक वैलिएंट हीरो जो इविल ओवरलोड को चैलेंज कर रहा हो उसकी तरह। ये बंदा तो लड़खड़ा रहा था और बस खत्म करो मुझे अभी, ऐसे बोल रहा था। तो एक अजीब ट्विस्ट में उस रात कोई फाइट नहीं हुई। हीरो को डीमन लॉर्ड ने अपनी गोद में खींच लिया और एक हाथ से उसके सर को सहला रही थी, जबकि दूसरे हाथ में सिगरेट फूंक रही थी। उसने कहा कि लाइफ में गुड और बैड दोनों चीजें होती हैं। एक या दो बैड इवेंट्स के बाद गिव अप करना कभी सही नहीं होता। मन ही मन में उसने सोचा कि ह्यूमंस कितने क्रूअल होते हैं, और ये लड़का तो उसका सबूत है। उन्होंने एक 17-year-old हैंडसम बॉय को एक ऑल पावरफुल बीइंग, एक डीमन लॉर्ड जैसे उसके अगेंस्ट फाइट करने पर फोर्स किया। उस बेचारे यंग मैन को एक डिफरेंट वर्ल्ड से पुल किया गया और एक स्टूपिड किंग उसके पोअरली ट्रीटेड स्लेव्स और एंडलेसली करप्ट किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ रिस्क करने पर फोर्स किया गया। और इस तरह एक डिप्रेस्ड हीरो और डीमन क्वीन की स्टोरी स्टार्ट हुई। ये स्टोरी कहाँ जाएगी आई डोंट नो, बट इट विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टिंग। बिना किसी स्पेशल रीजन के डीमन क्वीन ने डिसाइड किया कि वो हैंडसम यंग हीरो का केयर करेगी फॉर नाउ। वो उसकी टेंडिंग करने तक चली गई, उसे सोने के लिए कंफर्टेबल बेड दिया, जबकि वो नियर बाय बैठी रहती है, बस लाउंज करती है और चेन स्मोकिंग करती है। स्टिल आयरनी तो उसको भी दिख रही थी। आखिर वो इस रेल्म की डीमन लॉर्ड ही जो थी। हीरो की हेल्प करना, जिसका मेन क्वेस्ट ही उसे मारना है, थोड़ा ऑड तो है, टू से द लीस्ट। कुछ टाइम बाद वो यंग मैन ने फाइनली अपने थके हुए और ब्लडशॉट आई स्लोली खोले। सबसे पहले उसने पूछा कि वो कहाँ है, और उसे इमीडिएटली एक फेमिलियर वॉइस नियर बाय सुनाई दी। उसे लगा कि उसकी विश टू डाई फाइनली पूरी हो गई है और वो पैराडाइज में चिल कर रहा है ना। उस थॉट से उसके माउथ ने अजीब लुकिंग स्माइल बनाया, कंबाइंड विद हिज डेड आईज। डीमन लॉर्ड ये देख के जंप कर गई फ्लाइट में। इस यंग मैन की स्माइल कितनी क्रीपी थी। वंस उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि वो इस रूम में अकेला नहीं है, तो वो भी जंप कर गया फ्लाइट में और प्रॉम्प्टली पूछा कि कहीं मैडम डीमन लॉर्ड भी तो मर के उसके साथ पैराडाइज में ज्वाइन नहीं हो गई। शी क्विकली डिस्पेल दैट अजम्पशन दो। वो डिप्रेस्ड हीरो ने अपनी बॉडी की इंजरीज फील की और रेकन किया कि वो अभी भी अलाइव है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके माइंड में था कि वो इन द हेल कहाँ है रियली। शी कैजुअली एक्सप्लेन कि वो डीमन लॉर्ड के कासल के एक रूम में है, ऑन अकाउंट ऑफ द हीरो क्राइंग कर रहा था सो मच कि उसकी आईज उसके हेयर जितनी रेड हो गई थी, एंड इवेंचुअली वो उसकी लैप में सो गया। तब डीमन क्वीन खुद उसे कैरी करके इस रूम में रेस्ट करने ले आई। नाउ दैट उसे सिचुएशन का रन डाउन मिल गया, द नेक्स्ट थिंग वो जानना चाहता है कि ये वुमन फाइनली उसे मारने का प्लान कर रही है। शी लेजीली आंसर्ड कि कोई किलिंग नहीं हो रही। शी जस्ट वोंट किल द हीरो, एटलीस्ट नॉट नाउ। इंस्टेड ऑफ फीलिंग रिलीफ ये सुन के कि उसे अपनी लाइफ कीप करने को मिल रहा है, वो और भी डाउनट्रोडन और डिसअपॉइंटेड दिखाई दिया। इंस्टेड डीमन लॉर्ड के कासल के हॉल्स बड़े ही डार्क और ब्लीक दिख रहे थे। रूम में लाइट का एक ही सोर्स था, खुली विंडो से आती हुई मूनलाइट और डीमन क्वीन की सिगरेट की स्पार्क। जब वो अपने डोमेन में घूम रही थी तो उसे यही लग रहा था कि आखिर इस हीरो को क्या प्रॉब्लम है। ऑल्सो वो यहाँ काफी टाइम से है और उसे उसका नाम तक नहीं पता। उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचकर वो थोड़ी सी ब्लश कर रही थी। वो बंदा वियर्ड था, या फिर शायद वो सब गलत समझ रही है और वो ही इस सिनेरियो में वियर्ड हो रही है। वो कासल में इधर उधर एरेंज कर रही थी जब उसे फ्रंट से आती हुई एक ब्राइट लाइट दिखी और वो हॉल्ट हो गई। कासल की एक साइड में बने मैसिव बालकनी पर वो यंग मैन खड़ा था जिसको उसने रेस्क्यू किया था। वो वहाँ स्टैचू की तरह बिना हिले नाइट स्काई में चमकते स्टार्स की ब्राइट लाइट में खड़ा था। इस चीज से डीमन क्वीन पॉज हो गई। वो थोड़ा और क्लोज गई और हीरो से पूछा कि क्या वो स्टार्स एंजॉय कर रहे हैं। यंग मैन ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कैजुअल क्वेश्चन तो दूर की बात है, उसने बस एक नॉनचालेंट हाय बोला। फिर यंग मैन ने कहा कि जब वो स्टार्स को देखता है तो उसे अपने गुड फ्रेंड याद आता है।
इस पर्सनल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन पे डीमन क्वीन को नहीं पता कैसे रिस्पॉन्ड करें। शायद उसे नहीं पता क्या कहे, बट नाइट स्काई की ब्यूटी जो उसकी आंखों और ब्यूटीफुल फेस पे रिफ्लेक्ट हो रही थी वो इनफ था एज ए रिस्पॉन्स। डीमन क्वीन ने सोचा कि ये राइट टाइम हो सकता है हीरो का नाम पूछने का। उसकी आंखों में लाइफ का ब्रीफ लुक दोबारा से चला गया वो क्वेश्चन सुन के। वो अपना ओरिजिनल नाम ऑलमोस्ट भूल ही गया था। इस दुनिया में तो सब उसको सिर्फ हीरो बोलते हैं। कभी कभी लोग उसको हे या मॉन्स्टर को मारने वाला या लिटिल शिट या अनटैलेंटेड डम्बैस मॉन्स्टर और भी बहुत कुछ कहते हैं। डीमन क्वीन ने उसको थोड़ा पीछे खींचकर समझाया कि वो जानना चाहती थी कि उसके पेरेंट्स ने उसका नाम क्या रखा था। दैट क्लियर्स थिंग्स अप नाइसली। हीरो का नाम इतामी है। स्टिल स्टार्स को देखते हुए अपनी आंखों को एक सेकंड के लिए भी नहीं हटाते हुए डीमन क्वीन ने इतामी को एक ऑफर देना चाहा। उसकी इतनी सल्ट्री वॉइस में वो वर्ड सुनकर डिप्रेस्ड हीरो ब्लश करने लगा। उसके टीयर्स फिर से आने लगे फॉर सम रीजन। शी नोटिस दिस और वो फिर से कंफ्यूज हो गई। लगता है इस बंदे को हर बार उनसे इंटरैक्ट करते वक्त रोना बहुत पसंद है। इतामी ने टीयर्स को पोंछने की बहुत कोशिश की बट वो बस बहते ही जा रहे थे। बात बस इतनी सी थी कि इस क्रूल वर्ल्ड में उसको उसके ओरिजिनल नाम से सिर्फ 2 बार बुलाया गया था। He was just glad to hear it again after a long time. She did not think ये इतनी बड़ी डील है। She did not think कि ह्यूमन वर्ल्ड इस यंग मैन पर उससे भी ज्यादा हार्शा है जितना उसने सोचा था। डीमन क्वीन वो कंटिन्यू करना चाहती थी जो वो कहना चाहती थी जब वो उसे हीरो कहने वाली थी। She made the conscious decision to stop herself midway through. वो उसको उसके रियल नाम से बुलाना चाहती थी, ना कि उस नाम और टाइटल से जो किंगडम ने फोर्सफुली उस पे डाल दिया। इस सिम्पैथेटिक डीमन क्वीन ने एक क्विक स्टेप पीछे लिया, इतामी की तरफ मुड़कर एक वाइड स्माइल के साथ, जिसने उसके अडोरेबली टेरिफाइंग मॉन्स्टर फैंग दिखाए। अपने आर्म स्ट्रेच्ड आउट वाइड और उस ब्यूटीफुल स्माइल के फेस पर उसकी डिमोनिक विंग्स बिल्कुल भी ग्रिम नहीं लग रहे थे। उसने अनाउंस किया कि आज से इतामी उसके कासल में रहने और उसके पर्सनल बॉडीगार्ड का रोल सर्व करने के लिए फ्री है। उसने प्रॉमिस किया कि सब उसको उसके रियल नाम से बुलाएंगे फ्रॉम नाउ ऑन। इस सपोजिटली रूथलेस डीमन ओवरलॉर्ड का साइड इतामी के पर्सपेक्टिव में ऊपर से भेजा गया एंजल जैसा लग रहा था। हर बार जब वो उसका नाम लेती है उसका टूटा हुआ दिल धीरे धीरे जुड़ने लगता है। और जब फाइनली उसने कहा कि वो यहाँ खुश रहेगा तो दुख और दर्द से निकले आंसू आराम और उम्मीद के आंसू में बदल गए। उसकी लाइफ में दूसरी बार इतामी का वुंडेड हार्ट एंड सोल थोड़ा थोड़ा हील होने लगा। इमोशन से भरी रात बीत गई और डीमन लॉर्ड के कासल में सूरज निकल आया। इतामी और क्वीन साथ में हॉल्स में चल रहे थे। अच्छी बात है कि यहाँ के डीमंस को नहीं पता कि हीरो एक्चुअली कैसा दिखता है। इस तरह से इतामी एक नई ह्यूमन एलाई के डिस्गाइज में कासल में फ्रीली घूम सकता है। ये लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन क्वाइट सरप्राइजिंग थी। उसे नहीं पता कि डीमन फैक्शन की ह्यूमन एलाइज भी हैं, इस हद तक कि वो कासल में फ्रीली घूम सके और कोई डीमन आंख भी ना उठाए। उसने कंफर्म किया कि उनके कुछ सिलेक्टेड ह्यूमंस के साथ अरेंजमेंट्स हैं। इतामी के अलावा 3 और लोग हैं जो फॉर्मली डीमन लॉर्ड आर्मी के मेंबर्स थे, दो वो अभी ह्यूमन किंगडम्स में स्पाइस बनकर है। ऑन एन अनरिलेटेड नोट, वो एक्चुअली में इतामी से कुछ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात करना चाहती थी। उसने उसे देखा और अभी नोटिस किया कि वो यंग मैन कितनी बुरी हालत में है। इस बंदे ने टैटर्ड होमलेस हुडी और शिटी पैंट्स पहने हैं। उसकी पूरी फिट हेड टू टो कुक्ड है। इट वॉज अबिस्मल। डीमन क्वीन की नजर उसके हाथों पर पड़ी। वो बैटल स्कार से भरे हुए थे। स्कार्स फ्रॉम पता नहीं कितने डेथ डिवाइन ड्यूल्स हैं जो उसने इंड्योर किए हैं। जब उसने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया तो उसे पूछना ही पड़ा कि कितनी बार और लास्ट टाइम इस यंग मैन ने अपने क्लोथ्स कब चेंज किए थे। इतामी ने मीकली एक्सप्लेन किया कि उसे इस फॉरेन वर्ल्ड में आने के बाद से अपने क्लोथ्स चेंज करने का चांस ही नहीं मिला। ये तो हो ही नहीं सकता। डीमन क्वीन को तो ये पता है कि हीरो को 2 साल पहले समन किया गया था और ह्यूमन किंग ने उसके आने का अनाउंसमेंट किया था दुनिया को शॉक करने के लिए। एक्चुअली वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि इतामी तो इस अजनबी दुनिया में आधे साल पहले ही पहुंचा था। पहले आधे कंफ्यूजिंग हाफ ईयर में वो एक टेबल से बंधा हुआ था जहां पर एक क्रीपी बंदा उस पर दर्दनाक और इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स दिन रात करता था। वो टॉर्चरस 6 मंथ्स के बाद उसे दुनिया में भेज दिया गया मर्सिलेस किंग द्वारा, उसे इतने क्वेस्ट असाइन करके कि उसके पास कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं था। इतना बुरा हाल था कि उसके पास नहाने का भी टाइम नहीं था, इवन अगर वो चाहता भी तो। जब डीमन क्वीन को लगा कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, इतामी ने ऐसे ही कैजुअली एक और ट्रॉमा बॉम्ब ड्रॉप कर दिया जब वो कासल में घूम रहे थे। शी ऑलमोस्ट टीयर्ड अप ये सुनकर कि एक पुअर एंड कंफ्यूज्ड यंग मैन के साथ ह्यूमैनिटी ने कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया। डीमन क्वीन को इतना बुरा लगा कि उसे कंपल्शन फील हुई उसे न्यू क्लोथ्स देने की। एंड नाउ दैट इतामी ने मेंशन किया है तो डेथ की स्मेल रियली फॉलो कर रही है उसे हर जगह। एंड इट वाज नॉट जस्ट इन अ मेटाफोरिकल सेंस, ही लिटरली स्मेल्स लाइक उसकी ओडर से ही एक आदमी मर सकता है। बिफोर क्लोथ्स इतामी को एक बात की जरूरत है, एंड एन एक्सट्रीमली अर्जेंट फन एट दैट। ही जस्ट स्मेल्स सो बैड कि डिमोनिक ओवरलॉर्ड भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा।
A sudden Valentine's Day poster in your feed just to remind all the single guys कि एक depressed hero की भी girlfriend है और उनकी नहीं है. There will definitely be more depressed heroes in reality after this. And to cope with their depression, they will have to go in search of their personal demon queen जो उनकी दिल की queen बनेगी. Let's go back to our story. आज का मिशन है टॉमी को एक न्यू सेट ऑफ क्लोथ्स दिलाना ताकि उसे उसकी स्टिंकी स्टार्टर किट से निकाला जा सके. एक कासल अटेंडेंट है जो उस प्रॉब्लम में हेल्प कर सकता है. उसका नाम सीबिट है और डीमन क्वीन को वो जल्द से जल्द चाहिए. ये टैंड डीमोनिक मेड जिसके सर के लेफ्ट साइड में एक ही हॉर्न है, अपने मास्टर के डिमांड्स को अटेंड करने के लिए बस एक कॉल दूर थी. उसका कर्टसी ग्रेसफुल और डिसिप्लिन से भरा दिख सकता है, लेकिन सच तो ये है कि सीबिट एक नंबर की ट्रबल मेकर है. उसकी स्मग स्माइल ही काफी है ये बताने के लिए कि वो तुम्हारी टिपिकल सबसर्वेंट और वेल बिहेव्ड मेट नहीं है. डीमन क्वीन सरप्राइजिंगली रिस्पेक्टफुल थी अपने अटेंडेंट के लिए. वो अपने लोगों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है. उसने फौरन से टॉमी को सिबिट से इंट्रोड्यूस कराया, जो डीमन क्वीन की पर्सनल मेड और अच्छी दोस्त है. सिबिट ने एक बार फिर ग्रेस के साथ रिस्पेक्टफुली कर्टसी किया, लेकिन उसके बाद वो जो लुक उसे दे रही थी वो काफी स्टिकी और क्यूरियस थी. उसने जरा भी हेजिटेट नहीं किया उसके बिजनेस में घुसने में, उसे टच करने की कोशिश कर रही थी और उसके नाइस लुकिंग फेस की तारीफ कर रही थी. वो दिखने में तो गुड है, लेकिन सिबिट की नजर में वीक है. वो तो नेचुरली है क्योंकि वो ह्यूमन है आफ्टर ऑल. सिबिट डीमन क्वीन की तरफ मुड़ी, अपने डाउट्स एक्सप्रेस करते हुए कि इतामी 1 मिनट भी लास्ट कर पाएगा या नहीं. डीमन क्वीन और फॉर्मर हीरो को कोई क्लू नहीं था कि ये 1 मिनट थिंग वो क्या कह रही है. मेड ने खुशी से एलैबोरेट किया कि एक 500 साल की डीमन क्वीन को बस एक ही चीज चाहिए, और उसने फैमिली फ्रेंडली वे में हैंड्स के थ्रू एक्सप्लेन किया. इट्स अबाउट टाइम कि उनकी क्वीन वो डीड करे आफ्टर ऑल. अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो रही थी तो सिबिट ने आउटराइटली कह दिया कि क्वीन को फाइनली अपनी वर्जिनिटी लूज कर देनी चाहिए या फिर फॉरएवर वर्जिन ही रह जाएगी. और अगर डीमन क्वीन ने जल्दी नहीं की तो सिबिट उस न्यू बॉय को उससे स्टील कर लेगी. आउटराइटली जंप हिज बोन्स एंड ऑल दैट एज दे से. डीमन क्वीन को फौरन से इतामी को पकड़कर उसके ईयर्स कवर करने पड़े, जबकि उसने सिबिट की सैलरी कट कर दी इतना इनअप्रोप्रिएट होने के लिए. उस स्टंट की वजह से उसके -1000 गोल्ड कॉइन्स हो गए. उसके ग्रिम रिएक्शन से लगता है कि ये अनरूली सक्यूबस मेड के लिए ये काफी रेगुलर अकरेंस था, और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली सेम रीजन ही होता है हर बार. उसको याद आया एक एनेक्डोट के एक बॉस जो तुम्हारी सैलरी -1000 कर दे इज लाइक अ ड्रैगन जो अपनी स्केल्स शेड करता है. इट रिवील्स इट्स ट्रू फॉर्म. इट्स टाइम टू गो बैक टू द ओरिजिनल बिजनेस कि सिबिट को उन्होंने बुलाया ही क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस. अतामी के लिए नए कपड़े. इतने बड़े कैसल में उनके पास नए कपड़े नहीं है जो एक एवरेज ह्यूमन के फ्रेम में फिट हो जाए, बट उनके पास डीमन क्वीन के ब्रदर का वार्डरोब है. मे बी उनमें से कोई आउटफिट यंग मैन को फिट हो जाए. सिबिट वाज क्वाइट रिलायबल जब ये सब बातें होती हैं. शी रियली थिंक्स थिंग्स थ्रू जब बात आती है क्वीन के बेस्ट के लिए कैसल में. बट स्टिल उसका सक्यूबस ब्रेन बीच में आ ही जाता है कभी कभी. द एग्जैक्ट मोमेंट कब ऐसा होता है वाज प्रीटी इजी टू स्पॉट. तब जब एक ब्राइट ब्लश उसके टैंड स्किन पे आ जाए. ऑफ कोर्स डीमन क्वीन इजीली रीड कर सकती है कि ये अनरूली मेड क्या सोच रही है, सिर्फ एक लुक में फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, एंड शी वोंट हेजिटेट टू स्क्रू हर हेड बैक इन विद अ पंच जब सिबिट LWD स्टफ सोचने लगे. आज का क्लोथिंग मिशन उन्हें कैसल के स्टोरेज रूम में ले आया है, जहां क्वीन के ब्रदर के कुछ कपड़े शांति से रखे हुए हैं. माउंटेन्स अपॉन माउंटेन्स ऑफ गारमेंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड्स इन दिस मैसिव रूम. उन तीनों को स्प्लिट होना पड़ा इन होप्स के कुछ टॉमी को फिट हो जाए. What's सरप्राइजिंग इज कि ये सारे क्लोथिंग सिर्फ एक ही पर्सन के हैं. He must be quite a fashionista. ये सोचकर डीमन क्वीन को गुस्सा आ गया आउट ऑफ नोवेयर. राइट नाउ उसके ब्रदर की गर्लफ्रेंड उसको डॉल की तरह ड्रेसअप करती है. दैट वाज व्हाई उसका ओरिजिनल वार्डरोब स्टोरेज रूम में थ्रो कर दिया गया है. इतामी वाज क्वाइट वरीड कि ब्रदर माइंड करेगा यदि उन्होंने बिना परमिशन उसके कपड़े ले लिए तो. बट द क्वीन वाज क्वाइट सर्टन कि इट वुड बी ओके. उसके ब्रदर ने ये कपड़े कभी पहने ही नहीं. ही जस्ट लाइक्स टू वेयर दैट एक ब्लैक कोट जो उसने उसे कुछ टाइम पहले दिया था. अपॉन क्वाइट अ डिसेंट चंक ऑफ टाइम फैब्रिक्स के माउंटेन्स में ढूंढने के बाद सिबिट को फाइनली कुछ ऐसा मिला जो उसकी आंखों में आया और इतामे को फिट हो सकता है. क्वीन फिर फॉर्मर हीरो की तरफ टर्न हुई और नॉनचलेंटली ऑर्डर किया कि वो अनड्रेस हो जाए सो दैट वो देख सके कि कपड़े कितने अच्छे से फिट आ रहे हैं. He was quite prone to giving into pressure, तो वो immediately undressing शुरू हो गया in front of the two ladies, slowly exposing his toned body. ये देखकर दोनों औरतें ऐसे फील कर रही थी जैसे उन दोनों को लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ हो. डीमन क्वीन ने तो शॉक में अपनी चेन स्मोकिंग भी पॉज कर दी. इतामी ने क्लूलेसली उन दोनों को देखा और पूछा कि वो इसे वियर्डली क्यों देख रही हैं, जैसे उसकी रिप्ड बॉडी जिसमें हर जगह स्कार्स भरे पड़े हैं वो वियर्ड नहीं है. डीमंस चाहे वो कितने भी ब्रेजन क्यों ना हो, स्कार्स के बारे में पूछना रूड समझते हैं. ये कल्चरल थिंग है.
लेकिन वो दोनों इतामी से उसके अबनॉर्मल नंबर ऑफ मार्क्स के बारे में पूछना चाहती थी। फाइनली 2.5 इयर्स बाद होमलेस बम की तरह दिखने के बाद वो फॉर्मर हीरो कम से कम डिसेंट तो दिख रहा है। वो एक वैलिएंट हीरो तो नहीं दिख रहा, लेकिन नाइस लग रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप रूम में मौजूद सक्यूबिस से पूछेंगे तो वो ग्लैडली ये कन्फेस करेगी कि इतामी बिना कपड़ों के ज्यादा बेटर लग रहा था, पैंट्स और सब। डीमन क्वीन को बीच में इंटरवीन करना पड़ा और उसकी सैलरी कट करने की धमकी देनी पड़ी। ये आज दूसरी बार हुआ। आज टाइम होता तो साइबेट पक्का टॉमी पे जंप मार देता, बिल्कुल वहीं पे। जब कोई नहीं होता आसपास तो डीमन क्वीन की पर्सनल मेड उसको उसके दिए हुए नाम से बुलाती है, कैली। आज वो पेपर वर्क में बिजी थी और सेब उसको ड्रिंक ब्रेक देना चाहता था। डीमन क्वीन कैली को काम के बीच में इंटरप्ट होना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन सीबीटी बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि आखिर इतामी को इतने सारे स्कार्स कैसे पड़े उसके पूरे बॉडी पे। कैली के पास कुछ आइडियाज थे, बट ये कहना मुश्किल है कि उस यंग मैन को वो मार्क्स कहाँ से मिले ये रिवील करे बिना कि वो लेजेंडरी हीरो है। बट कोई भी आराम से बता सकता है कि उस बंदे ने मॉन्स्टर्स से फाइट किया है ऑफन। सीबीटी का पहला थॉट था कि इतामी शायद कोई फॉर्मर एडवेंचरर था या कुछ और, विच वॉज अ रीजनेबल थियोरी। कैली ने ना तो कंफर्म किया ना ही डिनाई किया उसका पर्सनल अटेंडेंस अजम्पशन। स्टिल एज फार एज साइबर्ट नोज, एक डीमन भी इतने सारे ग्रिजली वुंड्स को एंड्योर नहीं कर सकता किसी के बॉडी पर, और तो और माइंड को उस स्केल पे क्वांटिटी में भी वुंड्स झेलने पड़ते हैं। क्वीन ने वो तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया। इट्स जस्ट अनदर एडिशन उस दुखों के पाइल में जो उस यंग मैन ने सफर किया है। शी न्यू ऑल टू वेल कि कॉन्स्टेंट बैटल्स माइंड के लिए डेंजरस हैं, स्पेशली बैटलिंग अगेंस्ट समवन लाइक हर लिटिल ब्रदर। ये छोटा सा डिटेल साइबर्ट के शार्प ईयर से नहीं बचा। कैली जस्ट स्लिप हो गई और रिवील किया कि इतामी फॉट अगेंस्ट क्वीन के ब्रदर से। कैली ने बिना घुमाए फिराए बात की। शी कुड इजीली डिड्यूस कर सकती है कि इतामी ने उसके लिटिल ब्रदर से कभी ना कभी फाइट किया होगा। ओनली हर लिटिल ब्रो कुड लीव समवन लुकिंग लाइक दैट। बट ये तो काफी बड़ा रेवलेशन था उसकी पर्सनल मेड के लिए। दैट जस्ट मीन्स कि इतामी इज सुप्रीमली स्ट्रॉन्ग। फाइटिंग अगेंस्ट उस मॉन्स्टर इज वन थिंग, सर्वाइव करना इज अनदर। ऑन टॉप ऑफ दैट, इतामी इज क्लियरली जस्ट अ वीक ह्यूमन। ऑन दैट नोट, साइबर्ट को कुछ क्रूशियल याद आया रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। उसकी वॉइस शेक होने लगी जब उसने क्वीन को इन्फॉर्म किया कि उसका ब्रदर आज कैसल वापस आ रहा है। अगर वो दोनों अभी मीट करते हैं तो देयर इज नो टेलिंग कि क्या हो सकता है। एक्चुअली देयर इज नो नीड थियोराइज करने की कि अब क्या होगा। साइबर्ट जिस चीज से डर रहा था वो तो डीमन लॉर्ड के कैसल की लॉबी में ऑलरेडी शुरू हो चुका था। इतामी और क्वीन का भाई, जिसकी बॉडी पे अभी भी जगह जगह बैंडेजेस लगे हुए हैं, उन्होंने एक दूसरे को ऐसी अजीब सी जगह में देख लिया था। उनकी आंखें मिली। दुश्मन जो एक दूसरे से लड़ चुके थे और एक दूसरे को मारने के करीब पहुंच चुके थे। उनके अंदर ना कोई दुश्मनी थी ना ही कोई डर। बट लिल ब्रो इस ह्यूमन को ऐसे ही कैसल में घूमने नहीं देगा। उसने इतामी से कहा कि अपनी सॉर्ड अभी के अभी बुलाओ। उनके बीच में एक जेंटलमैन्स प्रॉमिस था। इतामी ने शपथ ली थी कि वो खुद को मार देगा। एक पल के लिए फॉर्मर हीरो के फेस पर एक अलग ही तरह की स्माइल आई। फिर उसने अपने स्कार्ड हैंड को उठाया अपनी ब्लेड सागे को बुलाने के लिए। उसे वो प्रॉमिस याद आया जो उन्होंने एक दूसरे से किया था। वो लेजेंडरी ब्लेड सागे कैसल के हॉल से इनक्रेडिबल स्पीड से आती हुई आखिरकार इतामी के हाथ में आ गई। इट्स अबाउट टाइम कि वो अपने बीच का वो प्रॉमिस पूरा करें जो भी हो। शाम होने वाली थी और वो दोनों आदमी अपने डिफरेंसेस को सेट करने के लिए डीमन लॉर्ड के कैसल से बाहर चले गए। जिस तरीके से वो इसे करेंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इतामी ऑब्वियसली नर्वस था क्योंकि वो अपने वर्ड्स में स्टम्बल कर रहा था। उसने काउंटडाउन शुरू किया। अपने हैंड्स आगे करते हुए उसने 3 से काउंट करना शुरू किया। क्वीन का भाई उसको सीधा आंखों में देख रहा था जैसे फॉर्मर हीरो को साइज अप कर रहा हो जब वो 2 तक काउंटडाउन कर रहा था। इतामी के आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल्स दिख रहे थे, लेकिन उसमें एक नई लस्टर ऑफ लाइफ थी जब वो डीमन क्वीन के थ्रोन रूम में घुसा था। उसने 1 तक काउंटडाउन किया। उसने अपनी लेजेंडरी सॉर्ड सागी को फ्रे में जंप करने का ऑर्डर देकर फाइट स्टार्ट की। वो इतनी फास्ट थी कि हवा में सीटी बजाते हुए निकली। ब्लेड अनप्रिडिक्टेबली स्वर्व कर रही थी जिससे बचना मुश्किल हो गया था। बट लिल ब्रो वॉज क्वाइट अ स्किल्ड फाइटर। आखिरकार वो डीमन लॉर्ड की आर्मी का मॉन्स्टर था। उसने कैजुअली जंप किया और लेजेंडरी ब्लेड पर हॉप कर गया जैसे वो एक स्केटबोर्ड हो। स्टिल फ्लाइंग स्वॉर्ड से डील करने का ये बिल्कुल भी तरीका नहीं था। वो ब्लेड पर राइड कर रहा था, लेकिन उसकी स्पीड 1 नॉच भी कम नहीं हुई। सागी को अपने हाथ में वापस बुलाते हुए वो हैरान था कि जिल ब्रो ने उसके फास्ट पेस्ड अटैक पर कैसे रिस्पॉन्ड किया। दोनों फाइटर्स इस फाइट में एब्सेंट माइंडेड थे। उन्होंने वो मूव्स नहीं बनाए जो ओपोनेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए करते। उन्होंने एमेचर मिस्टेक भी की और सागी को वापस बुलाए जाने पर एक्सीडेंटली एक दूसरे से बम्प कर गए। अब वो दोनों ग्राउंड पर पड़े थे। इस बार कोई सिग्निफिकेंट इंजरीज नहीं हुई। लिल ब्रो और इतामी सिर्फ ये कह सके, होली शिट।
सागी भी उनके बीच मिट्टी पर स्ट्रून थी। दोनों फाइटर्स के बीच एक नोइंग साइलेंस थी। फिर लिल ब्रो स्मर्क करने लगा जैसे वो आने वाली हंसी को दबा रहा हो जब तक वो और नहीं रोक सका। वो ऐसे हंसने लगा जैसे उसने अपनी लाइफ में स्टंट से ज्यादा फनी कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया। उसे पता था कि ये रेड हेड यंग मैन ने उनके बीच होने वाली टक्कर को डॉज करने की कोशिश भी नहीं की, जबकि वो परफेक्टली कैपेबल था। लिल ब्रो अपना पेट पकड़ के मर मर के हंस रहा था, ये सोच के कि कितना स्लॉपी सेकंड राउंड फाइट था, जबकि उनका पहला फाइट तो कुछ और ही था। वो हंसता रहा जबकि इतामी का माइंड घूम रहा था कि उसने अभी क्या किया। उसने सच में डॉज नहीं किया, इनफैक्ट उसने ट्राई भी नहीं किया। एक सेकंड के बाद दोनों फाइटर्स हंसी से लोटपोट हो रहे थे, उनके बीच सब कुछ इतना रिडिकुलस होने पर। उन्हें ये भी नहीं पता था कि क्या फनी है, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो वो सिर्फ दोनों शेयर करते थे। जब हंसी धीरे धीरे शांत हो गई तो लिल ब्रो ने फॉर्मल हीरो का अटेंशन गेन करते हुए उसके शोल्डर पर टैप किया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और ऐसा लगा कि ब्रदर्स का एक स्पेशल बॉन्ड है जो उनके बीच एक टेरिफाइंग ऑर्डर से सर्वाइव कर गया था। ऐसा था जैसे वो एक दूसरे को प्रोफाउंडली डीप लेवल पे जानते हैं। लिल ब्रो ने फाइनली ऑनेस्टली बोला और फॉर्मर हीरो को बताया कि वो खुश है कि हितामी जिंदा है। यंग मैन को रोए हुए कुछ दिन हो गए थे, लेकिन वो फिर से रो रहा था। एक सपोज्ड एनिमी से ये वर्ड सुनकर एक स्पेशल कनेक्शन से पैदा हुए आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। ये पिछले कुछ दिन या महीने या कितना भी टाइम हुआ होगा, उसका ऐसा लग रहा था कि उसका अपने टीयर डक्ट्स और इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन आज अलग था, वो कंट्रोल में था और उसने डिसाइड किया कि वो सब कुछ जाने देगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे डीमन क्वीन कैली के साथ बालकनी पर वो रात। लिल ब्रो ने उसे लिटिल गर्ल की तरह रोने के लिए कॉल आउट किया, लेकिन वो समझ गया। मीनवाइल टू पेयर का सस्पिशियस आइज क्लियरली फोलिएज के पीछे से पीप करने की कोशिश कर रही थी। कैट बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। सिर्फ 2 महीने पहले ये दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उतावले थे, इतना कि बुरी तरह से वुंड्स और स्कार्स हो गए थे, लेकिन अब वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे गुड फ्रेंड्स रियूनाइट हुए हों। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्वीन कैली ने सोचा कि बॉयज विल बी बॉयज। सेब एक सक्यूबस थी, मेन को मैनिपुलेट करने में स्किल्ड, लेकिन उसे भी इस लड़के का बिहेवियर वियर्ड और अनडिसाइफरेबल लगा और कैली भी अग्री करती थी। पहले की बैटल नॉन कॉन्फ्रंटेशनल तरीके से एंड हुई, लेकिन इतामी फिर भी ड्रेन फील कर रहा था, मेनली इमोशनल रिलीज की वजह से। वो सोचता रहा कि उसने डॉज करने की कोशिश भी क्यों नहीं की। उसे याद आया कैसे वो दोनों सैगी के बीच में मिट्टी में बैठे थे। इतामी को लिल ब्रो का सेंटिमेंट याद आया कि वो कितना ग्लैड था ये जानकर कि वो आफ्टर ऑल दिस टाइम सर्वाइव कर गया। उसे वो ही फील हुआ जो उसे तब फील हुआ था जब डीमन क्वीन ने ग्रेशियसली उसे कैसल में अपने लाइफ जीने की जगह दी थी एज द न्यू क्वींस बॉडीगार्ड। उसकी प्रॉमिस कि सब लोग उसे उसके रियल नेम से बुलाएंगे फ्रॉम नाउ ऑन। इस रूम में उसके पास सिर्फ सैगी था बात करने के लिए। उसे लगा कि वो इस लाइट फीलिंग को डिजर्व नहीं करता जो वो इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा था। दैट माइट बी द केस, लेकिन वो ट्राई करना चाहता था। वो एटलीस्ट ट्राई करना चाहता था अगेन जीने के लिए इन डीमंस के बीच में जिन्होंने उसे ह्यूमैनिटी के किंगडम से मच बेटर ट्रीट किया। अगर उसे रियली इस राउट पे जाना था तो नेक्स्ट थिंग जो उसे फिगर आउट करनी थी वो थी कि कैसे स्टार्ट करे। एट दिस जंक्चर वो उठकर बैठ गया क्योंकि उसे याद आया जो उसकी मदर ने उसे बैक इन द डे कहा था, अ लाइव पर्सन इज अ हैप्पी पर्सन। इट वॉज अ प्रीटी सिंपल थॉट, लेकिन इतामी जैसे किसी पर्सन के लिए विद हिज माउंटेन्स ऑफ ट्रॉमा और बैगेज इसे फिगर आउट करना डिफिकल्ट हो सकता था। वो जानता था कि वो अलाइव था तो दैट वॉज प्रीटी मच सॉल्व्ड, लेकिन ट्रिकी पार्ट ये फैदम करना था कि वो कैसे हैप्पी हो सकता है डिस्पाइट एवरीथिंग ही एक्सपीरियंस्ड। At that moment, the legendary blade सैगी ने seemingly उसकी डायलेमा सुनी और इन काइंड रिस्पॉन्ड करने का डिसाइड किया। उसकी हिल्ट पर लगे जेम से लाइट निकलने लगी। He looked directly into the light. वो इस सरप्राइजिंग डेवलपमेंट से शॉक हो गया। उसे एक विविड इमेज दिखी, एक छोटी लड़की 2D ग्रिन के साथ एक रैबिट बीस्ट को फीड कर रही थी। इवन दो उसका एक टूथ मिसिंग था, द गर्ल कॉल्ड हिम ब्रदर हीरो और कहा कि हैप्पीनेस देने में है ना कि लेने में। जस्ट लुक एट हिज स्माइल और वो कितनी बिग है डिस्पाइट नॉट हैविंग परफेक्ट टीथ। उसे कोई केयर नहीं है बिकॉज शी इज जस्ट सो हैप्पी एक हेल्पलेस बीइंग को फीड करके हेल्प करने में। इतामी फेल्ट हिज हेड क्लियर्ड अप ऑफ एनी क्लाउड्स। द आंसर वाज राइट देयर ऑल अलोंग। सैगी को बस उसे गाइड और पुश करना था। द फर्स्ट स्टेप वो करना चाहता था वो था दुनिया में जाके डू गुड फॉर बोथ हिज एंड अदर्स सेक। इतामी seemed a little too eager. Stairs use करने के लिए भी नहीं, so he just jumped from the balcony out of his room. Hero diving into the ground और एक maid से पूछ रहा है if she needs any help for anything. The maid was just doing her chores, singing without a care in the world. तो वो शॉक हो गई क्वींस के बॉडीगार्ड को कहीं से भी अपीयर होते देखकर। सिपी was just doing her usual rounds around the castle. और उसने ये एग्जैक्ट सीन देखा।
Out in the courtyard, Itami was actually interacting with other people instead of gloomily isolating himself अपने room में like usual. It was certainly a bizarre and new sight. She quietly watched from a distance जब वो young man bashfully एक maid के chores में help कर रहा था. The green-haired maid was very into it. वो तो practically mourning थी जैसे fireworks explode हो रहे थे in her heart and head. While Seb was watching from afar, the first thing उसने Demon Queen Callie के बारे में सोचा और कैसे उसका boy almost got stolen right under her nose. As if words exchange करना और intimate glances were not enough, वो दोनों तो already gradual physical touch पे भी आ गए in no time. Another day. Another new shenanigan in the peaceful Demon Lord's castle. Demon Queen Callie didn't even know वो क्या देख रही थी इस situation में. She just asked her personal maid कि क्या ये thing really necessary था. एकदम serious expression के साथ Succubus ने पक्का जवाब दिया कि ये ऐसा मैटर है जिसको जितना जल्दी हो सके एड्रेस करना चाहिए. वो तो इतना आगे बढ़ गई कि बेचारे अतामी को किडनैप ही कर लिया, उसको चेयर से बांध दिया और टेप से उसका मुंह बंद कर दिया. क्वीन को ये सब देखने में एकदम रिडिक्युलस लग रहा था. सैब तो बस ये चाहती थी कि उसके बॉस को ये एहसास हो कि उसका बंदा किसी और लड़की कैसल की ही एक और मेड ने स्टील करने की कोशिश करी. कैली को तो ये भी नहीं पता था कि ये सक्यूबस क्या बकवास कर रही है, ना ही उसको ज्यादा केयर थी. मेड को अपने मास्टर के लिए बुरा लग रहा था, माना वो अपने लोगों की लाडली और दुश्मनों की डेयर डेविल डीमन क्वीन थी. लेकिन वो कितनी बेवकूफ औरत थी. इस पर कैली ने मेड की सैलरी आधी करने की धमकी दी. लेकिन इस टाइप की इंटिमिडेशन टैक्टिक अब काम नहीं करेगी. बात तो यहाँ तक आ गई थी कि वो क्या काटेगी जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती. इतामी डीमन लॉर्ड की कैसल में सिर्फ 2 हफ्ते से रह रहा था और इतने कम टाइम में उसने इतने सेल्फलेस डीड्स किए कि एक फैन क्लब ही बन गया. मेंबर्स में मेड गर्ल्स और क्वीन का छोटा भाई भी शामिल था. इस बार कैली को बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या स्टेक पर था. उसने फाइनली वो देखा जो उसकी पर्सनल मेड उसको डेस्परेटली दिखाने की कोशिश कर रही थी. इन दोनों फेयरसम औरतों के टीम अप करने से अपने बंदे के लिए अच्छा नहीं लग रहा था. सेब के माइंड में एक आइडिया आया. उसने कहीं पढ़ा था कि अगर वो किसी मेल क्रीचर के बॉल्स काट दे तो वो नेचर में कामर हो जाएगा. कैली तो गुस्से में अंधी हो गई थी. वो मान गई कि अतामी को उन बॉल्स की कोई जरूरत नहीं है. सिबे तो बस खुश थी कि उसके मास्टर इतना अंधा होने के बाद फाइनली मान गई. दोनों इमीडिएटली सीजर्स ढूंढने निकल गए. इतामी तो ऑलरेडी फ्रीक आउट हो रहा था क्योंकि उसने ये रिडिकुलसली अनहिंज्ड कॉन्वर्सेशन सुन ली थी. वो हेल्पलेसली बंधा था, मुंह से गैग था, तो वो स्क्रीम भी नहीं कर सकता था जब दोनों ने फाइनली डिसाइड किया कि वो सीजर्स ना मिलने पर स्वॉर्ड यूज करेंगे. मीनवाइल लिल ब्रो और उसकी लंबी ब्लॉन्ड गर्लफ्रेंड एक ग्रेव विजिट कर रहे थे, कैसल से ज्यादा दूर नहीं. तभी उसको एक टिंगलिंग सेंसेशन फील हुई. इतामी के साथ जो उसका भाई वाला कनेक्शन था उसे लगा जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है. इसलिए उसने ग्रेव विजिट जल्दी खत्म किया क्योंकि उसे अभी फौरन जाना था. कैसे भी उसे पता था कि उसके दोस्त को उसकी जरूरत है. तो लिल ब्रो जितना तेज हो सके कैसल की तरफ भागा. डीमन क्वीन के ऑफिस में दोनों औरतें अभी भी इतामी के बॉल्स कैसे काटे इस पर डिबेट कर रही थी. उन्हें डर था कि अगर स्वॉर्ड यूज की तो वो यंग मैन मर जाएगा क्योंकि ह्यूमंस इनहेरेंटली वीक बॉडीज वाले होते हैं. उन्हें पता भी नहीं चला कि लिल ब्रो स्नीक इन कर गए. उसने बाइंडिंग्स खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन सिबे इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी थी फॉर सम रीजन. उसे ये भी नहीं पता था कि इतामी ने ऐसा क्या किया है जो उसके साथ ऐसा हो रहा है. कैली तो फॉर्मर हीरो को पूरी लाइफ टाइड अप रखने का सोच रहा था सो दैट उन्हें उसके बॉल्स ना काटने पड़े. वो प्लान शायद वर्क ना करे. लिल ब्रो तो बस चेयर को ड्रैग करके उस प्लेस से निकलने पे लगा था. सिबे एक और प्लान प्रपोज करना चाहती थी लेकिन कैली को ऑलरेडी पता था कि वो मोस्ट लाइकली लव्ड ही होगा, इसलिए उसने मेड को आगे कुछ कहने से रोक दिया. नेक्स्ट डे आ गया और ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑलमोस्ट न्यूट्रिंग इवेंट कभी हुआ ही नहीं. वो कैसल हॉल्स में लाउंज कर रहा था और एक फ्लायर देख रहा था जो एक पिलर पर पोस्ट किया हुआ था जब क्वीन कैली उसे अपनी यूजुअल राउंड्स पर मिली. वो फ्लायर पढ़ने में इतना इनग्रॉस था कि उसने क्वीन को नोटिस भी नहीं किया जब तक उसने पूछा क्या देख रहे हो. वो पुराना हीरो एकदम फैसिनेट हो गया फायरवर्क फ्लायर देखकर. उसे तो पता भी नहीं था कि डेमन्स भी फायरवर्क फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. टर्न्स आउट तो ये तो एक इंटररेशियल हॉलिडे है जो सब सेलिब्रेट करते हैं. इस कॉन्टिनेंट पे हर रेस का अपना वर्जन है फायरवर्क्स फेस्टिवल का. वो इसलिए क्योंकि आज के दिन सब लोग उन्हें याद करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है. डेथ तो एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है तो ये तो बनता है कि सब उन्हें सेलिब्रेट करें जो गुजर गए. इतामी तो फ्लायर पर नहीं इवेंट पर भी फिक्सेटेड था.
क्वीन कैली ने वो देख लिया था तो उसने बिना सोचे समझे उस यंग लैड से पूछ लिया कि क्या वो फेस्टिवल जाना चाहता है। उसने जवाब दिया कि वो जाना तो चाहता है बट उसकी ड्यूटीज है कैली का बॉडीगार्ड बनने की, हर वक्त उसके साथ चिपके रहने की। ऐसे टाइम पर उसे क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए। कैली थोड़ा सरप्राइज थी ये सुनकर कि इस लड़के ने कुछ लॉजिकल बात की। स्टिल उसे पता था कि वो फायरवर्क फेस्टिवल जाने के लिए कितना बेताब है। उसके हाथों को देखकर पता चल रहा था कि वो फायरवर्क का रेसिपी कितनी टाइटली पकड़ा हुआ है। उसने अंदर ही अंदर सोचा कि इतामी को किसी रीजन से पक्का जाना है। ऑफ कोर्स इसका एक रीजनेबल कॉम्प्रोमाइज है, अगर वो उसके बिना नहीं जा सकता तो उन्हें साथ में ही जाना चाहिए। उसके आंखों में एकदम डिम लुक था, जैसे कि वो किसी को या किसी चीज को याद कर रहा हो। डीमन क्वीन कैली इस बात पे ब्लश करने लगी कि अगर उसने फेस्टिवल साथ में जाने की बात की तो वो तो ऐसा लगेगा जैसे वो उसे डेट पर पूछ रही है। ये सोचकर कि वो इतना भी बुरा नहीं होगा तो उसने ऑकवर्डनेस को ब्रूट फोर्स करते हुए ये क्वेश्चन पूछ ही लिया कि क्या पता वो फायरवर्क फेस्टिवल साथ में जा सकते हैं। वो कंपोज तो लग रही थी बट उसकी ब्लश एक अलग ही स्टोरी बता रही थी। उसने कंटिन्यू किया कि सिंस वो भी फेस्टिवल जाना चाहती है तो वो साथ में ही जा सकते हैं टू डिफ्यूज सम ऑफ द थिक टेंशन। अब सिर्फ वो ही नहीं शर्मा रही थी, इतामी भी कान तक लाल हो रहा था। लग रहा था प्लान पक्का हो गया है, पर पहले उन्हें वो फायरवर्क रेसिपी देनी थी जो इतामी ने पकड़ रखी थी डीमन फायरवर्क मास्टर को। ये सारा सीन ऑब्वियसली 3 जाने पहचाने लोग एक पॉटेड प्लांट में छुपकर देख रहे थे। लिल ब्रो को लगा जैसे उसके कान झूठ बोल रहे हैं। अपनी बड़ी बहन को ऐसे किसी को डेट के लिए पूछते हुए सुनना सररियल था। सी ने उसे अश्योर किया कि उन्होंने सब सही सुना। डीमन क्वीन अपने गार्ड के साथ फेस्टिवल डेट पर जा रही है। तो ऑपरेशन कैली एक्स इटामी शुरू हो गया। ये तो बस इस मिनट से ही शुरू हुआ था। एजेंट्स के पास तो कोवर्ट ऑपरेशन के लिए कूल सनग्लासेस भी थे। डीमन क्वीन और फॉर्मर हीरो ने कैसल छोड़ा और डीमन टेरिटरी के आउटस्कर्ट्स की तरफ निकल गए, जहां मशहूर ग्रैनी हैंग रहती हैं। वो एक स्वीट ओल्ड डीमन वुमन थी। अगर आपको कोई ओल्ड लुकिंग डीमन दिखे तो उसका मतलब है वो ह्यूमन स्टैंडर्ड से भी बहुत ज्यादा ओल्ड होंगे। उन्होंने बस लाइटली अपना सर घुमाया और डीमन लॉर्ड को ग्रीट किया। कैली ने टामी को पुश किया और अपकमिंग फायरवर्क फेस्टिवल के लिए फायरवर्क ऑर्डर करने का पर्पस बताया। उसके बॉडीगार्ड के हाथ में पहले से ही रेसिपी थी। इतामी ने फॉरन ग्रैनी हैंग को वो टैटर्ड फायरवर्क रेसिपी दिखाई। लगता है इसने अपने बेटर डेज देखे हैं। पेपर पर रेड स्टेन्स हैं, वो चाहे ज़ूम ब्लड होगा। ग्रैनी हैंग ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपी देखकर बहुत खुश हुई। वो 500,000 ईयर्स से फेस्टिवल्स के लिए फायरवर्क्स बना रही है और इतने लंबे टाइम में उन्हें याद भी नहीं कि लास्ट टाइम उन्होंने किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए फायरवर्क कब बनाया था। इतामी एक पोलाइट लड़का है। उसने रिस्पेक्टफुली वो रेसिपी ओल्ड वुमन को दे दी, ये फेवर करने के लिए थैंक यू बोलते हुए। पर उसके थैंक्स बोलना खत्म करने से पहले ही ग्रैनी डीमन ने उसके हाथ में एक स्ट्रेंज अपैरेटस से निक कर दिया। क्वीन कैली ने ये बताना भूल गई थी कि ये ओल्ड डीमन अपने फायरवर्क्स में ब्लड यूज करती है, इसलिए उसने ब्लिंक करते ही इतामी से ब्लड ले लिया। ग्रैनी को पहले से ही फीलिंग आ रही थी कि ये पर्टिकुलर फायरवर्क इंटरेस्टिंग होगा। उसने अपने दोनों विजिटर्स की तरफ सर घुमाया ये जानने के लिए कि डीमन क्वीन एक ह्यूमन के साथ खुले में क्या कर रही है। ग्रैनी ने देखा तो लगा जैसे 2 लव बर्ड्स एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं। इतामी अभी भी शॉक में कांप रहा था और कैली उसकी उंगली में लगे छोटे से निक पर फूंक मार रही थी। फायरवर्क्स बनाते हुए ग्रैनी ने उन दोनों से एक सवाल पूछा। उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि डेमन्स ने फायरवर्क फेस्टिवल मनाना कैसे शुरू किया था। उसने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि उसने कहीं पढ़ा था कि 500,000 ईयर्स पहले ह्यूमन किंगडम के पहले किंग ने पहले फायरवर्क्स बनाए थे। इस पर उस ओल्ड डीमन ने क्विकली और लाउडली डिसएग्री किया। उसने कंटिन्यू किया कि ह्यूमन के पहले किंग की स्टोरी डम ह्यूमंस ने डम ह्यूमंस के लिए बनाई थी। फर्दरमोर ये पेस्की ह्यूमन रेस हमेशा डीमन के अकम्प्लिशमेंट्स को अपना बनाने की कोशिश करते रहते हैं। जब वो ये एक्सप्लोसिव फिनिश कर रही थी तो ग्रैनी ने डिसाइड किया कि वो इन दोनों को फायरवर्क फेस्टिवल की ट्रू स्टोरी बताएगी। और ये सब बहुत टाइम पहले शुरू हुआ था, इतना टाइम पहले कि पूरे कॉन्टिनेंट को एक पीसफुल प्लेस कंसिडर किया जा सकता था। मॉडर्न डे फायरवर्क्स की डेवलपमेंट की स्टोरी एक नाइट 500,000 ईयर्स पहले शुरू हुई थी, जब एक डीमन गर्ल एक ओपन फील्ड में लॉन्च कर रही थी। वो ओपन फील्ड अब डीमन किंगडम की टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। डीमन गर्ल को शांत ग्रासलैंड्स में लेटना और ब्यूटीफुल स्टार्स को देखना बहुत पसंद था। इट वॉज परफेक्ट, द नाइट स्काई वॉज गॉर्जियस। लेकिन अगर उसे एक चीज चेंज करने को कहा जाता तो वो स्टार्स को अपने थोड़ा और पास लाना चाहती। जैसे भगवान ने उसकी वो रिक्वेस्ट सुन ली। एक ब्राइट लाइट हवा में उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टार ऊपर उठकर बाकी स्टार्स को ज्वाइन करना चाह रहा हो, और फिर वो एकदम से बहुत जोर से फटा। उसकी छोटी सी लाइट जो पहले निकल रही थी वो पूरे स्काईज में बिखर गई, बिल्कुल उस डीमन गर्ल की तरफ जिधर वो देख रही थी। वो बहुत ब्यूटीफुल था, शायद उन स्टार्स से भी ज्यादा जिनको वो इतना चाहती थी। उसका दिल जोर
जोर से धड़कने लगा उस कलरफुल बर्स्ट को देखकर। वो बहुत क्लोज था। फिर वो ग्रासलैंड्स रोटी और वुड्स में भागने लगी ये पता करने के लिए कि वो एक्सप्लोडिंग स्टार एग्जैक्टली आया कहाँ से था। उसको पता था कि वो मिस्टीरियस चीज इसी तरफ से आई थी और वो डेस्परेटली उस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती थी। दैट डीमन गर्ल कैन फील इट। शी कैन फील कि वो बस कुछ मीटर्स दूर है अपने सपने को पूरा करने से, अपने स्टार्स को और थोड़ा करीब लाने से। परहैप्स नॉट जस्ट अ लिटिल, शायद इससे वो इतना करीब आ जाए कि वो उन खूबसूरत स्टार्स को टच कर सके। बिफोर द डीमन गर्ल न्यू इट, वो एग्जॉशन में हाफ रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे ये सोचकर कि उसका सपना सच होने वाला है। What she found on the other side of the flying exploding star was a human, एक young man खुद को बुरा भला कह रहा था क्योंकि उसका सो कॉल्ड फायरवर्क की ब्राइटनेस सही नहीं आई थी। द डीमन गर्ल ब्लश्ड एट द साइड ऑफ द यंग मैन। शी न्यू इन हर हार्ट कि ये वो इंसान है जो उसकी लाइफ की सिर्फ एक विश को पूरा कर सकता है और मे बी इवन मोर। शी वॉज इनक्विजिटिव बाय नेचर और वो यंग मैन काफी वेलकमिंग था। डीमन गर्ल ने पहले कभी ऐसी ब्राइट चीज नहीं देखी थी जिसको फायरवर्क्स कहते हैं। उसे वो प्रिटी कूल लगा। शी वॉन्टेड टू सी हिम मेक वन ऑफ दीज थिंग्स अगेन। द यंग मैन इमीडिएटली पर्क्ड अप। ही स्टॉप्ड फीलिंग बैड फॉर हिमसेल्फ for not getting it right earlier. New determination और motivation से वो फिर से ट्राई करने के लिए रेडी हो गया। Just like her, ये उसकी लाइफ का मेन गोल था। उसकी आंखों में एम्बिशन का स्पिरिट डांस कर रहा था जब उसने कसम खाई सबसे बड़ा और सबसे ब्राइट फायरवर्क बनाने की जो दुनिया ने कभी नहीं देखा हो। वो ऊपर के स्टार से भी ज्यादा शाइन करेगा। जो भी वो बनाएगा इतना तेज चमकेगा कि उसकी माँ उसे अभी देख सकती है, चाहे वो कहीं भी दूर हो या कहीं भी हो। उस डीमन गर्ल को उस लड़के की स्पिरिट फील हुई जब उसने अपनी विल एक्सप्रेस की कुछ ऐसा बनाने की जो दूसरे दुनिया के लोगों को भी दिखेगा। She admired everything about that will, everything about that boy, बिल्कुल एक beloved tale की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे वो इमेजिनेशन को रियल लाइफ से मिक्स कर रहे हैं। It was surreal। उस यंग मैन ने खुद को अपने इमोशंस में बहते हुए पकड़ा और सॉरी बोला इतना फुलिश साउंड करने के लिए, जबकि वो अभी कुछ मोमेंट्स पहले ही मिले थे। पर उसके डिटर्मिन्ड लुक ने डीमन गर्ल को बहुत इम्प्रेस किया। उसे इतना एम्बिशियस होने के लिए डांटने की बजाय उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं वो फुलिश या ऐसा कुछ नहीं था। उसे तो वो फुलिश नहीं लगा। एटलीस्ट जिस रात वो दोनों मिले वो रात वही थी जब लव का बडिंग सीड पहली बार ब्लूम होना शुरू हुआ था। शी नोज व्हाट इट फील्स लाइक टू हैव अ ड्रीम, बट उसे नहीं पता था कि अपने ड्रीम को अचीव कैसे करे अंटिल नाउ। डीमन गर्ल को लगता है दैट द यंग मैन इज इनक्रेडिबली ब्रेव, और एक ऐसी दुनिया में जहाँ ड्रीमर्स बहुत कम हैं, इतना पैशन होना किसी एक चीज के लिए वंडरफुली यूनिक है। एमिंग फॉर द एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स इन दिस मंडेन एवरीडे बोरिंग लाइफ इज व्हाट मेक्स लाइफ इटसेल्फ वर्थ लिविंग। उस पॉइंट से इवन दो वो अभी मिले ही थे, डीमन गर्ल ने अपनी रिजॉल्व स्टील कर ली टू स्टैंड बाय उस यंग मैन साइड एंड वॉच कि कैसे उसके ड्रीम्स अनफोल्ड होते हैं लाइक स्टार्स इन द नाइट स्काई। शी जस्ट वांटेड टू शेयर इन हिज इनक्रेडिबल जर्नी, जैसे वो ड्रीम स्लोली एक रियलिटी बनने लगे। एक चांस था उसके लिए टू लव अ ड्रीमर लाइक हरसेल्फ, हर हार्ट बीट के साथ until the last breath of her life। Few years पहले द डीमन गर्ल ने अपनी फैसिनेशन विद द स्टार्स अपनी मॉम से पिकअप की थी। She asked her कि स्टार्स हर रात बिना फेल हुए क्यों शाइन करते हैं और क्यों वो कभी थकते नहीं। हम मॉम ने पेशेंटली एक्सप्लेन किया कि स्टार्स स्पेशल फ्रेंड्स जैसे होते हैं जो दूसरों को हैप्पी बनाने से कभी नहीं थकते। अ स्टार इज समवन जो दूसरे लोगों को स्माइल कराना लव करता है। सो हर सिंगल नाइट वो अपना ब्राइटेस्ट शाइनिएस्ट आउटफिट पहनते हैं सिर्फ तुम्हारे फेस पर एक जेन्युइन स्माइल लाने के लिए। दैट इज व्हाट स्टार्स डू। हर रात बिना फेल हुए वो ट्विंकल करते हैं और शाइन करते हैं टू ब्राइटन अप दिस डार्क वर्ल्ड। वो तुम्हें सेफ और हैप्पी फील कराते हैं। द डीमन गर्ल का दूसरा क्वेश्चन रिमेन्ड, व्हाई डोंट द स्टार्स एवर टेक अ ब्रेक? हर मॉम कंटिन्यू कि वो करते ही नहीं। स्टार्स आर ऑलवेज अप देयर, सबको वॉच करते हुए। दे आर लाइक गार्डियंस ऑफ द नाइट स्काई, और वो सबके लिए वहाँ रहना चाहते हैं जब भी उनका मन करे ऊपर देखने का, नो मैटर व्हेन दैट इज। इट्स जस्ट देयर वे ऑफ टेलिंग एवरीवन कि इवन जब थिंग्स डार्क लगे देयर इज ऑलवेज अ लिटिल बिट ऑफ लाइट टू गाइड अस। फॉर सम रीजन द डीमन गर्ल ने अपनी मॉम के साथ वाली इस मेमोरी के बारे में सोचा फ्रॉम लॉन्ग अगो। शी ऑलरेडी न्यू द reason why that is. She thinks कि उसने finally the shiniest and brightest star in the world find कर लिया था, and she saw it in that young man's spirited eyes. He has quickly become her own star, effectively fulfilling her dream कि stars थोड़े से close आ जाएं. It turns out कि उसे just एक की need थी. From this moment वो कुछ भी नहीं आने देगी in the way of her love and her dream. His eyes are full of hope, brimming with intense energy जो कुछ भी life में ला सकती है. Sure, वो थोड़ा सा show off type का हो सकता है and try hard करता है all the time, but वो
परसिवियर करता है एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। इन दैट सेंस वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट। वो काइंड था, ऑलवेज स्माइल करता हुआ व्हाइल डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। ही फाइंड्स हैप्पीनेस इन ऑल द लिटिल थिंग्स। तो वो उसके हेल्प करने की ट्राई करती है हर चीज में जो वो ऑफर कर सकती है। बट रियलिटी बड़ी क्रूअल है, लाइफ आपको ज्यादा कुछ नहीं दे सकती और वो डीमन गर्ल उस यंग मैन की हेल्प नहीं कर पाती जब बात आती है बहुत सारी चीजों की। वो मेहनत करता है, वो उन दोनों के लिए इतनी मेहनत करता है कि कभी कभी एग्जॉशन में बेहोश भी हो जाता है। उसने अपना बेस्ट ट्राई किया एज हिज वाइफ, द लव ऑफ हिज लाइफ। उसने उसको सपोर्ट किया अपनी पूरी स्ट्रेंथ से। आफ्टर ऑल वो उसका डियर स्टार था। द डीमन गर्ल लव्ड द यंग मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसको उससे तब तक प्यार था जब तक वो एक ओल्ड मैन नहीं बन गया जो बेली कुछ स्टेप्स ही चल पाता था और वो अभी भी एक यंग डीमन वुमन जैसी दिखती थी। शी लव्ड इजुमी द फायरवर्क मेकर तब तक जब तक उसने फाइनली वो फिनिश नहीं कर लिया जिसको वो कॉन्फिडेंटली कह सकता था वाज हिज लाइफ्स वर्क। इवन विद ग्रे हेयर एंड रिंकल्ड फेस, द मैन्स आईज कभी चेंज नहीं हुए। ही स्टिल हैड द आईज ऑफ अ ड्रीमर, द आईज ऑफ समवन जो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्ल्ड में देना चाहता था तब तक जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता अपने क्रिएशन को और ट्रू फायरवर्क कहने के बारे में। उसकी आईज में अभी भी लाइट भरी हुई होगी बट उसकी बॉडी फ्रेल हो गई है। एवरी सो ऑफन उसको रेस्ट लेना पड़ता है अंडर द शेड ऑफ द वुड्स जहाँ लवर्स फर्स्ट टाइम मिले थे। द डीमन गर्ल ने उसको बोला था कि अपने आप को फोर्स मत करो इतनी बार। बट इजुमी इज स्टिल यंग एट हार्ट। बट टाइम के डेट्रीमेंट्स उसे छुपे नहीं थे। उसको पता है कि उसकी लविंग वाइफ उसके बारे में कॉन्स्टेंटली वरी कर रही है। इन दिनों उसके पास राइट वर्ड्स नहीं मिल रहे उसको इनफ थैंक यू बोलने के लिए। काउंटलेस थैंक यूज भी कभी सफाइस नहीं करेंगे उस लव और केयर के लिए जो उसने उसको मेनी इयर्स तक दिया। इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम द डीमन गर्ल स्टिल ब्लश करती है जब भी इजुमी उसके साथ नाइस बिहेव करता है। टुनाइट वाज द नाइट। द हस्बैंड एंड वाइफ बस वेट कर रहे थे स्काई के डार्क होने का और स्टार्स के बाहर आने का। They've been together for decades, yet the demon girl still comfort feel करती है जब वो अपना हेड इजुमी के once wide और strong shoulder पर रखती है। At his twilight years, इजुमी को अपनी मदर और वो हाउस याद आ रहा था जिसमें वो रहते थे। He was certain कि उसकी मदर की स्माइल any other firework से ज्यादा ब्राइट थी in the whole world. But the nagging question जो उस poor young man के हार्ट में चल रहा था वो ये था कि उसकी मदर उसको कब उस तरह देखेगी जिस तरह वो उन फायरवर्क्स को देखती थी। बहुत टाइम से इजुमी फायरवर्क्स देख के स्माइल नहीं करता था, उल्टा वो दुखी होकर रोता था। फायरवर्क्स उसकी लाइफ की अनसर्टेनिटी को दिखाते थे। उसे अपने पास्ट की क्रूअल फेट, अपने अराउंड के अडल्ट्स की क्रूअल हरकतें याद आती थी। बट लीव ग्रीफ के शैडो में डूबने की बजाय उसने डिसाइड किया टू मेक द ब्राइटेस्ट फायरवर्क एवर। इफ ही डज दैट मे बी थिंग्स विल टर्न आउट डिफरेंटली। शायद उसके पास्ट के स्कार्स उतने हर्ट नहीं करेंगे और शायद जस्ट मे बी पहली बार लाइफ में उसकी मदर उसे ऐसे देखेगी जैसे वो फायरवर्क्स को देखती है। द यंग मैन वेंट ऑन अ मिशन अपनी स्कमबैग मदर को प्लीज करने एंड एंड में उसे बहुत बेटर चीज मिली। इन हिज डेथ द वर्ल्ड्स ब्राइटेस्ट चीज बनाने की कोशिश में इजुमी को द मोस्ट रेडियंट वुमन दिखी। द मोमेंट उसने अपने डेकेड्स की मेहनत का फल देखा उसने अपने बिलवड से शेयर किया। उसने सक्सेसफुली वर्ल्ड का सबसे ब्राइटेस्ट फायरवर्क बनाया बट इट्स लस्टर पेल्ड इन कंपैरिजन टू हिज म्यूज। जैसे ही इजुमी की हार्ट बीट धीरे धीरे आउट ऑफ सिंक हुई, जैसे ही इनएविटेबल फादर टाइम उसे फाइनली कैच अप कर रहा था, उसने आसमान में अपने मास्टरपीस को नहीं देखा। ही जस्ट लुक्ड एट हिज वाइफ्स ब्यूटीफुल स्माइल। वो कांप रहा था, उसकी सांस टूट रही थी और उसका हार्ट रिदम लूज कर रहा था। द लास्ट थिंग जो इजुमी द ड्रीमर ने देखा was the most beautiful thing in the world. Brighter than any firework he could make, brighter than any stars in the sky, his wife's genuine smile. उसकी eyes full of love and devotion थी. Her mouth that never stopped speaking encouraging words. इजुमी की लाइफ की टफ स्टार्ट हुई थी और उसने उसको एक ब्यूटीफुल एक्सप्लोजन के साथ एंड किया। द डीमन गर्ल सबसे इम्पोर्टेंट स्टार के क्लोज चली गई बट टाइम और लाइफ की क्रूअल्टी ने उसे जल्दी ही ले लिया। जब फायरवर्क्स डाई डाउन हो गए, she was left with the cold dark night. No star could compare to him. इजुमी एक कंटेंटेड स्माइल के साथ मरा। He died a star's death. अब वो अकेली थी। Back to square one. Back to the days of not having anything to strive for. Back to a life without her star. टाइम के आगे हारने से पहले इजुमी ने अपने लास्ट थॉट्स अपने बिलवड के लिए लिखे। उसने उनके साथ बिताए टाइम के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। उसकी आखिरी विश थी कि उसके एशेस को फायरवर्क में टर्न कर दिया जाए। द डीमन गर्ल डिडंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट। ये सब बहुत सडन था। एक सेकंड वो साथ में बैठे थे, द नेक्स्ट शी वाज अलोन। द नेक्स्ट फ्यू डेज ब्लर हो गए। शी वाज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसबिलीफ। नेक्स्ट थिंग यू नो शी वाज बैक इजुमी की रिमेन्स को बर्न करके उसकी एशेस बनाने में। उसने बड़े प्यार से वो रेसिपी फॉलो की जो उसके हस्बैंड ने उसे सालों तक फायरवर्क बनाते देखकर सीखी थी। उसने उसकी आखिरी विश पूरी की कि उसकी एशेस को एक लास्ट फायर
फायरवर्क में कन्वर्ट कर दिया जाए। उसी वुड्स में जहाँ वो पहली बार मिले थे, उसने चुपके से अपने हस्बैंड की लास्ट विल का एक छोटा सा अरेंजमेंट जलाया। डीमन गर्ल ने सारी इमोशंस सही से किए, उसने सब कुछ बिना सोचे समझे किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑटो पायलट मोड पे हो। इजुमी की सोल, उसका एम्बिशन, उसका सपना, उसकी लाइफ, सब कुछ 3 छोटे एक्सप्लोसिव वेसल्स में पैक कर दिया गया। उसके आखिरी एक्सप्लोजन्स बहुत मैसिव नहीं थे, वो बहुत ब्राइट भी नहीं थे, वो मॉडेस्ट थे, वल्नरेबल थे, वो ग्रीफ और लव से बने थे। वो दुनिया के लिए इजुमी का आखिरी कंट्रीब्यूशन था। डीमन गर्ल ने देखा कि वो यंग मैन जिससे वो इंस्टेंटली प्यार हो गया था, वो एक कलरफुल मेमोरी बन के रह गया। और जब कलर्स फेड हो गए तो वो बिल्कुल अकेली रह गई। काफी टाइम बाद उसका रिएक्शन उस कैटाटोनिक स्टेट से डिफरेंट था जिसमें वो थी। उसके हैंड्स ट्रेम्बल कर रहे थे जब उसने अपने फेस को टच किया। टीयर्स, पेन, लव, लॉन्गिंग और सब कुछ जब बीच में था। एवरीथिंग केम क्रैशिंग डाउन जैसे एक मैसिव फायरवर्क का एक्सप्लोजन हो। शी वाज डेवास्टेटेड। उसने अपनी पूरी पावर लगा दी सिर्फ अपराइट रहने के लिए। जब सब कुछ रिलीज हो गया तो वो अपनी फॉर्मर सेल्फ की एक एम्प्टी शेल बन के रह गई। डीमन गर्ल अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है तो उसका नाम हैंग है, एज इन हैंग मंग। इजुमी वाज द वन जिसने उसे सिखाया था कि जहाँ से वो था एक डिफरेंट वर्ल्ड में लोग साल में एक बार बहुत सारे फायरवर्क्स शूट करते हैं। उसने बड़े एक्साइटमेंट से उसे वो स्टोरी बताई कि कैसे उसकी मॉम दुनिया की सबसे ज्यादा खुश इंसान होती थी जब वो दिन हर साल आता था, और जब उसकी मॉम खुश होती थी तो मैं भी खुश होता था। मैंने बहुत पहले ही उसके फायरवर्क्स के लव को उसकी मॉम से कनेक्ट कर लिया था। सुनने में स्टूपिड लगता है बट वही एक चीज थी जो उसको आगे बढ़ा रही थी। हान को याद है कि मैंने कहा था फायरवर्क्स की वजह से वो अभी भी अपनी मॉम का फेस रिमेम्बर कर सकता है, एंड शायद फायरवर्क्स के थ्रू हैंग भी उसके साथ वही कर सके। बैक टू द प्रेजेंट, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लेटर, ग्रैनी हैंग ने अपनी स्टोरी कंक्लूड की कि कैसे ये दिन डीमंस को उनके लव्ड वंस के फेसेस को ना भूलने में हेल्प करता है। नो मैटर हाउ मच टाइम पासेस सिंस अ स्पेशल पर्सन हैज पेरिश्ड, जो फायरवर्क्स तुम दोनों ने देखे थे विल नेवर लेट यू फॉरगेट देयर फेस। कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन जिसे तुमने बहुत पहले खो दिया था विल बी अलाइव इन दैट ब्रीफ मोमेंट ऑफ ब्यूटीफुल एक्सप्लोजन। दैट इज व्हाई firework recipes like the one that Itami carries are made. The bright light of the firework made from his blood and this recipe will bring the person back to life for a moment. Just a little moment while the firework fires colors the sky with its hue. जैसे ही स्टोरी कंक्लूड हुई, ग्रैनी हैंग ने फॉर्मर हीरो को वो फायरवर्क हैंडओवर कर दिया जो वो स्टैटर्ड रेसिपी से बनाना चाहता था। इस चीज से वो फाइनली अपने टीचर को फिर से देख पाएगा। वो वुमन तो बड़ी ही क्रैश थी। She likes to refer to Itami as idiot boy, जबकि उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था। Today is the day जब ऑपरेशन कॉलिग्स इटामी फुल स्विंग में जाएगा विद लिल ब्रो लीडिंग द चार्ज। कल रात से मिशन ऑफिशियली शुरू हो रहा है, फायरवर्क्स फेस्टिवल की रात। लिल ब्रो इसको लेकर काफी सीरियस है। सिबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड टीम बना रहे हैं। सिर्फ एक गोल है। लिल ब्रो ने वो गोल समझाने के लिए अपने अजीब वुडू डॉल्स यूज करे, अपने दोस्त और बड़ी बहन को जोर से किस करवाते हुए। क्वीन की पर्सनल मेड ऑल इन है, उसे ये आइडिया परफेक्ट लग रहा है। लिल ब्रो की गर्ल ऑन दी अदर हैंड थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है ये सोचकर, वो थोड़ी शाई है। ये प्लान परफेक्ट होता अगर एक बड़ी प्रॉब्लम ना होती तो। अपने अनसेटलिंग वुडू डॉल्स फिर निकालकर वो इटामी और कैले को किस ना करते देख फ्रस्ट्रेशन में उन्हें आपस में टकराने लगा। टास्क फोर्स का पहला स्टेप है ये पता करना कि ये 2 यंग और गुड लुकिंग कपल्स लिप टू लिप एक्शन से क्यों दूर भाग रहे हैं। जब लिल ब्रो ने आइडियाज मांगे तो सक्यूबस के माइंड में सबसे पहले आया कि शायद डीमन क्वीन को इटामी का पैकेज का साइज पसंद नहीं है। ये सुनकर लिल ब्रो की गर्ल शर्म से लाल हो गई। गुड दैट सिबर्ट वाज प्लानिंग फेस में एंगेज कर रही थी, बट लिल ब्रो को नहीं लगता कि ये सच है। उसे लगता है कि उसकी बहन को इटामी इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो एक जली हुई लकड़ी या उससे भी ज्यादा बुरा दिखता है। एनीवे, आंसर सिंपल है, उन्हें इटामी को और किसेबल बनाना चाहिए, तभी उसकी गर्ल पिक्चर में आती है। उन्हें डेस्परेटली उसकी हेल्प चाहिए इस मिशन में। उसकी बिलवड गर्लफ्रेंड के अलावा कोई और इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। शायद ये इजीली स्पॉट हो जाए अगर तुम कैसल के कॉर्नर्स में देखो जहाँ कोई यंग लड़का रो रहा हो या कुछ। लिल का मिशन है इटामी को फाइंड करना और उसे प्रेजेंटेबल बनाना। अपने टीचर को डेडिकेटेड फायरवर्क्स मिलने के बाद इटामी उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को याद करने लगा। लाइक वो बॉनफायर के सामने वाली रात एक ब्लडी बैटल के बाद लेजेंडरी ब्लेड सागिरो के द्वारा मारे गए एनिमीज के ब्लड से कवर्ड थी। आज तक भी उसकी टीचर उसे एक इडियोटिक बॉय ही बुलाती थी। शी जस्ट रिफ्यूज टू कॉल हिम बाय हिज नेम या इवन हीरो फॉर दैट मैटर। ये औरत उसको ऐसे देखती थी जैसे वो एक क्लूलेस वेस्ट ऑफ स्पेस हो। कभी कभी उसकी जबान काफी हार्श थी। कभी कभी उस रात उसने उससे पूछा कि वो असल में है कौन। मैं तो तब इस दुनिया में बिल्कुल नया था। उसकी बॉडी पे काउंटलेस स्कार्स और फेस पे एक नार्ली मार्क भी नहीं थे। उसने बस जवाब दिया कि वो हीरो है। ये तब की बात है जब उसे ह्यूमैनिटी का चैंपियन द हीरो कहलाने में प्राइड फील होता था।
जब उसे यकीन था कि वो ही डीमन लॉर्ड को मारेगा और ह्यूमंस को बचाएगा, ये ऐसे ही कोई इडियट बात थी। वो लाइफ और मोटिवेशन से भरा हुआ था तब, और वो ग्रीन हेड मेंटर उसे बस पिटी से देख रही थी अपनी आंखों में। फिर ये रियलाइज करने पर कि वो सीरियस है, उसने हवा अंदर खींचकर हंसी रोकने की कोशिश की, रूड अम्यूजमेंट को जाने नहीं दिया, लेकिन वो इनकमिंग शक्ल कंट्रोल करने में फेल हो गई। वो इतना हंसी के रोने लगी। जब उससे पूछा गया कि वो उसके मिशन पे क्यों हंस रही है, तो उसने उस पिस्ड ऑफ को डिसमिस कर दिया और कहा कुछ नहीं है, बस उसका मन कर रहा था हंसने का। बैक टू द करंट डे, डीमन लॉर्ड के कैसल में लिलब्रो की गर्ल नाराजगी से हॉल्स में घूम रही है, वो बॉडीगार्ड को ढूंढने की उम्मीद में। उसे वो बंदा पसंद भी नहीं है और उसे उसको किसेबल बनाना था समहाउ। एक्चुअली वो यंग मैन से सख्त नफरत करती थी। हर बार जब वो उस स्टेट के बारे में सोचती है जिसमें उसका बिलवड था इटामी के साथ डुअल के बाद, तो वो वीक फील करती है और फिर गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। वो उस नई क्वीन के बॉडीगार्ड को बोन तक हेट करती है, उसने जो उसके आदमी के साथ किया उसके लिए। उस पर ये मुश्किल भी ऐड कर लो कि किसी को इस जाइगेंटिक मेज जैसे कैसल में ढूंढना कितना मुश्किल है। वो गुस्से में कांपने लगी और फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल खींचने लगी। यापिंग और अपने अंदर एंगर के सी को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे हेवंस भी नहीं चाहते थे कि वो कंट्रोल खो दे। इटामी बिल्कुल सामने खड़ा था जैसे कोई एमलेस ज़ॉम्बी हो। फास्ट फॉरवर्ड टू फायरवर्क्स फेस्टिवल की रात, एक हैंडसम यंग मैन नए ट्रिम बालों के साथ भीड़ में खड़ा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। लगता है लिल ब्रो की गर्लफ्रेंड ने फॉर्मर हीरो को थोड़ा और किसेबल बना दिया। नए फिट और फ्रेश कट के साथ वो डीमन लॉर्ड के कैसल में होमलेस बम की तरह आने से तो ज्यादा ही बेटर लग रहा था। फेस्टिवल की लाइट्स ब्राइट थी, लेकिन यंग मैन की आंखों में डिसर्नेबल डार्कनेस फिर भी विजिबल थी, बट ही लुक्ड अ लॉट बेटर दो। उसको वो रात मेंटर की याद आ रही थी जब उसने पूछा था हु द हेल ही वॉज। फिर एक सल्ट्री वॉइस ने क्राउड में मर्मर करते हुए उसे पुकारा, उसका नाम लेकर। वो टर्न अराउंड हुआ। अभी भी आदत नहीं है कि डीमंस उसको उसके एक्चुअल नाम से बुलाते हैं। जैसे ही उसने सल्ट्री वॉइस की ओनर को देखा, उसकी आंखें लग गई और चीक्स पर ब्लश आ गया। डीमन क्वीन कैली अपनी यूजुअल कॉम्बैट आर्मर अटायर में नहीं थी, उसकी जगह ट्रेडिशनल फेस्टिवल रोब पहना था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब उसने उसे डिफरेंट आउटफिट में देखा था। उसका ड्रिप और हेयर स्टाइल डिपार्टमेंट में चेंज भी अननोटिस नहीं गया। द डीमन क्वीन वॉज सरप्राइज्ड। इटामी ने नॉनशैलेंटली रिप्लाई किया कि उसने कट करवाया है। ही हैज हर लिटिल ब्रोज गर्लफ्रेंड टू थैंक फॉर दिस वन। फॉर सम रीजन क्वीन कैली को अभी भी उस लड़की से डीप हेट्रेड है। शी लाइक्स कॉलिंग दैट टॉल ब्लॉन्ड अ बिच। जस्ट जब कंफ्यूज्ड इटामी उस चॉइस ऑफ वर्ड्स के बारे में पूछने वाला था, क्वीन ऑलरेडी उसकी तरफ रश कर रही थी। कैली तो काफी स्ट्रॉन्ग थी, आखिर ओवरलॉर्ड है तो वो अपने बॉडीगार्ड को स्ट्रीट्स में घसीट सकती है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट दैट हेटफुल ब्लॉन्ड। क्राउड में वही वुमन फेस्टिवल स्टैंड के पास मेनेसिंगली खड़ी थी। लगता है उसने भी ट्रेडिशनल रोब पहना है। यू कैन नेवर सी हर आइज अंडर दोज एग्रीजियस बैंग्स, तो फिगर आउट करना मुश्किल है कि वो क्या सोच रही है, बट उस मोमेंट पे यू कुड टेल दैट शी वाज फिल्ड विद एंगर। This was the gratitude she received for her efforts. कुछ दिन पहले लिल ब्रो की गर्ल ने बेसिकली इटामी को अबडक्ट कर लिया जब वो कैसल हॉल्स में ज़ॉम्बी की तरह घूम रहा था, जस्ट टू गिव हिम अ फोज मेकओवर। जब वो चेयर से स्ट्रैप था, इटामी को नहीं पता था क्या हो रहा है। Her mind was stuck in the image of her man's condition after that horrible fight. She had her scissors ready. It was supposed to be for cutting hair, but कुछ moments में she had the urge to just cut or stab Itami on the neck. Meanwhile, the former hero was just behaving politely. उसे एक फ्री हेयर कट मिल रहा था आफ्टर ऑल। रूम में काफी सन्नाटा था। He thinks कि उसे शायद एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए। Her mind's vastly different low. She had murder on her mind. इटामी बोला कि उसकी बिग सिस्टर उसके बाल ऐसे ही काटती थी। वो तब की बात है जब वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में था, जिसे वो होम विलेज कहता था। जब वो हीरो बना डिस्गाइज्ड एज एन एडवेंचरर, अब वो अपनी बिग सिस्टर के पास हेयर कट्स के लिए नहीं जा सकता क्योंकि इट्स जस्ट टू फार। इस वजह से इटामी के सर पर इतना मेस है इतने टाइम से। दिस कॉन्वर्सेशन वाज डेंजरस। कई बार वो स्लिप अप होने वाला था और रिवील करने वाला था कि वो हीरो है। जब वो टॉल ब्लॉन्ड उसके बाल काट रही थी, विद सम ओकेजनल थॉट्स ऑफ स्लिटिंग हिज थ्रोट, इटामी इंड्योर कर रहा था ऑकवर्ड साइलेंस। फाइनली उसने अपना मुंह खोला और तुरंत ही अपने फर्स्ट वर्ड्स उसको बोल दिए। उसने उससे पूछा कि क्या वो लोनली फील करता है, कि कोई भी उसके बाल नहीं काट सकता जब से वो एडवेंचरर बना है। ऑनेस्टली इटामी ने आंसर किया कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके टाइम में इस दुनिया में कुछ लोग थे जो केयर करते थे। उसका एक बेस्ट टीचर था वर्ल्ड में और एक छोटी लड़की जो उसे बिग ब्रदर बुलाती थी। वो लोग हैप्पी थे। उसने भूल नहीं सकता कि कितना रैम्बंशियस और लाउड उसका मेंटर था। उसे ये भी भूल नहीं सकता कि कितनी स्वीट और केयरिंग वो छोटी लड़की थी जिसे वो छोटी सिस्टर की तरह देखता था। बट मिसफॉर्च्यून ने कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा इस गॉड फॉरसेकन लैंड में। उस छोटी लड़की की इनोसेंट स्माइल पेन और शॉक में बदल गई जब उसका हेड एक स्टेक पर इम्पेल कर दिया गया।
उस बेस्ट टीचर जिसे कोई भी मांग सकता है, उसकी डेथ उसके आर्म्स में हुई आफ्टर अ ग्रोइलिंग बैटल विद सुपीरियर पावर्स। वन वे और अनदर वो हमेशा एंड में सब कुछ लूज करता था, अपने सब इम्पोर्टेंट लोगों को लूज करता था। अपने लॉसेस को याद करते हुए अटामी को सुनकर ब्लॉन्डी एक्चुअली क्राई कर गई। अनकॉन्शियसली सॉफ्ट ना दिखने की उम्मीद में उसने इंसिस्ट किया कि वो रो नहीं रही है, उसकी आंखों में बस स्वेट कंडेंस हो रहा है। स्टाइलिंग सेशन काफी लॉन्ग चला बट वो सिजर से अमेजिंग थी। एवरी कट परफेक्टली डन था। A1 प्रीमियम सर्विस था ऑल इन ऑल। सेशन के एंड में उसने नोआ के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, जो नोआ के नाम से जाना जाता है। वो रात नहीं भूल पाएगी जब उनको नोआ मिला था आफ्टर द फाइट अगेंस्ट इतामी। उन्होंने अपना बेस्ट किया उसको ट्रीट करने में, वो पुअर गाय हेल्प के बिना खा भी नहीं पाता था। नोआ ने कहा कि उसका ओपोनेंट उतना ही बैडली इंजर्ड था जितना वो, और उन्होंने उस टाइम ज़्यादा सोचा नहीं। अब जब उनको पता है कि अतामी कौन है, उसकी कितनी काइंड और हार्ड वर्किंग है एज अ पर्सन, तो वो ये सोचना स्टार्ट करती है कि उसने कितना सफ़र किया होगा इतनी ग्रीवियस इंजरीज के साथ जब उसकी केयर करने के लिए कोई नहीं था। ऑफ ऑल पीपल वो उन फ्यू में से होगी जो फुल्ली जानती है कि कितना फील होता है जब आप कंप्लीटली अलोन रह जाते हो। वो डीमन लॉर्ड के कैसल में एक एल्फ थी। वर्स बात तो ये है कि उसके ईयर्स कट थे। डीमन कल्चर में और इवन एल्वन कल्चर में आपके ईयर्स कट होना बिग शेम का साइन है। फाइनली उसने टॉमी का मेकओवर फिनिश किया एंड इट वाज ग्लोरियस। दिस बैंड जिसको उसने अभी हेयर कट दिया डेयर्स टू टच समवन हु ट्रूली लव्स हिम इवन डिस्पाइट ऑल हिज फ्लॉज, उसके शेमफुल कट ईयर्स के बावजूद। नोआ एक काइंड सोल है। वो डीमन लॉर्ड का ब्रदर है बट वो एक गुड पर्सन है। वो इजीली फॉरगिव कर देगा उसके साथ जो भी किया गया। बट ब्लॉन्डी से फॉरगिव और भूल नहीं पा रही है। फेस्टिवल क्राउड के बीच में जब वो ये सब सोच रही थी तो नोआ आ गया और उसने बचकाने तरीके से उसे डरा दिया। ऑफ कोर्स इसकी वजह से उसे सर पर जोर की चोट पड़ी फॉर बीइंग अ चाइल्डिश इडियट। इवेंचुअली नोआ और उसकी गर्लफ्रेंड ने सुलह कर ली और अब वो फेस्टिवल में घूम रहे हैं, स्टॉल्स देख रहे हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सेलिब्रेशंस एंजॉय कर रहे हैं। उसने उसके लिए कैरेमल एप्पल खरीदा ताकि वो चलते चलते उसे मंच कर सके। लग रहा था जैसे उसे मीठा पसंद है। फॉर सम रीजन वो नोआ को साइड से देखना चाहती थी। उसका कटा हुआ लेफ्ट ईयर उसके बालों से प्रोट्रूडिंग आउट। बट वो अकेली नहीं थी जिस पर शर्म का कट था विसिनिटी में। नोआ को भी वो कट था। उन दोनों के लेफ्ट ईयर्स शर्मनाक तरीके से कटे हुए थे फॉर सम रीजन। नोआ ने उसका अटेंशन डाइवर्ट किया जब वो उसके लेफ्ट ईयर को घूर रही थी। अपनी यूजुअल लेड बैक टोन में उसने कहा कि उसने टैमी को अल्ट्रा किसेबल बनाने में बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट वो इतनी अच्छी थी कि लिल ब्रो भी उसे किस करना चाहता है। बट ऑन अ मोर सीरियस नोट दिस मीन्स अ लॉट टू नोआ, और वो अपनी गर्लफ्रेंड का शुक्रगुजार है कि वो इसके थ्रू गई। इवन दो ये बहुत मुश्किल था, वो जानता है कि उसे ह्यूमन से नफरत है, स्पेशली उनसे जिन्होंने उसके लव्ड वंस को हर्ट किया। वो फिर भी अपने दोस्त की मदद करने के लिए असाइनमेंट के थ्रू गई और नोआ इसकी जितनी तारीफ करे कम है। उन जेन्युइन वर्ड्स के मोमेंट में वो ब्लश करने से खुद को रोक नहीं पाई। नोआ कभी कभी चाइल्डिश हो सकता है बट वो अपने तरीके से काफ़ी मैच्योर हो सकता है। ऐसे मोमेंट्स उसे उस हॉरिबल मेमोरी की याद दिलाते हैं जब उसे ह्यूमन पोचर्स ने कैप्चर कर लिया था। उन लोगों का दिमाग खराब था। वो ट्राई करना चाहते थे कि एल्फ ईयर्स का टेस्ट कैसा होता है। उसके परिवार के पास उसे वापस खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, सो किडनैपर्स जो चाहे वो उस छोटी एल्फ गर्ल के साथ कर सकते थे। वो डिफेंसलेस, वल्नरेबल और स्केर्ड थी। बट उस मोमेंट में एक और चाइल्ड की आवाज़ किडनैपर्स को उससे टच करने से रोकने के लिए चिल्ला रही थी। उस छोटी एल्फ गर्ल को होप की एक किरण मिली। किडनैपर्स लगभग भूल गए थे कि उनके पास एक और कैप्टिव एक केज में है। उन्होंने एक बच्चे को ह्यूमन डीमन टेरिटरी के बॉर्डर के पास दूसरी डीमंस के साथ पकड़ा। वो एक यंग नोआ था, एक डीमन चाइल्ड जिसको एविडेंटली टॉर्चर किया गया था इस हेल होल में। किडनैपर एल्फ गर्ल को उसके ग्रबी हैंड्स हटाने को मान गए, लेकिन उन्हें कुछ और खाना पड़ेगा ऐसा होने के लिए। उनका काउंटर ऑफर था कि वो नोआ के कान काट कर खा लेंगे। इन किडनैपर्स को डीमन के लिए कल्चरल सिग्निफिकेंस और शेम का पता था जिनके कान कटते हैं। किडनैपर ने एल्फ गर्ल को उसके सामने पकड़ा। एक छोटे बच्चे से पूछ रहे थे कि क्या वो एक अनजान एल्फ के लिए वो शेम लेने को तैयार है जिसको एसेंशियली उसके फैमिली ने भी अबैंडन कर दिया था। नोआ को अब कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, उसकी फैमिली रॉयल्टी है, तो वो उसको बाय बैक करने को मान गए हैं। किडनैपर ने ऐड किया कि उसके फादर बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे जब वो शेम के मार्क के साथ कैसल वापस जाएगा। लेकिन एक बच्चे होते हुए भी नोआ जितना डिसाइसिव हो सकता था उतना था। उसके फादर ने उसे सिखाया था कि दुनिया में डीमन का रोल वीक क्रीचर्स की हेल्प करना है, और उस बेचारी छोटी लड़की की आंखों में देखकर इस जगह पर उससे ज़्यादा किसी को हेल्प की ज़रूरत नहीं है।
इवन इफ इससे उसकी लाइफ ऑफ शेम की कॉस्ट लगे, इवन इफ वो उसका ऑनर ले जाएं, इवन इफ दर्द लाइक हेल हो, वो प्राउडली अपने आप को रॉयल्टी का मेंबर होने से रिफ्यूज कर देगा। नोआ अपने दांत पीसेगा और पेन को साइलेंटली एक ट्रू की तरह लेगा। Until now, वो ग्रोन अप एल्फ गर्ल अभी भी याद करती है कि कैसे नोआ की आंखें रेजोल्यूट और डिटर्मिन्ड दिख रही थी उस डंजन में। वो ऑन दी अदर हैंड सिर्फ एक हेल्पलेस छोटी लड़की थी जिसने होप छोड़ दी थी, डर से भरी हुई थी कि क्या होने वाला है। वो पेनफुल मेमोरीज उसके माइंड से कभी नहीं गई, इवन अंटिल नाउ। हर दिन जो पास होता है, ग्रैटिट्यूड और लव जो वो नोआ के लिए फील करती है, वो कंटिन्यूसली ग्रो होता है। वो इस इंसान के लिए कुछ भी करेगी। बैक टू अ मेन कपल, कैली और अतामी मेन स्ट्रीट के कियोस्क से बाहर निकल गए हैं, जहां फेस्टिवल स्टॉल्स और लोग क्लैमर कर रहे थे। उन दोनों को मार्केट के ऊपर क्लिफ की क्वाइटनेस ज्यादा पसंद है। बिसाइड्स, ये फायरवर्क्स देखने का बेस्ट व्यू है। वो सून स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो थोड़ा अर्ली अराइव हुए हैं, तो उन्हें जस्ट लिटिल बिट लॉन्गर वेट करना होगा। फायरवर्क शुरू होने से पहले ही नाइट स्काई एक ऑलरेडी शो दिखा रहा था बिकॉज मीटियर शावर रेनिंग डाउन स्टार्ट हो गया। एडम स्टार्स को इंटेंटली स्टेयर कर रहा था, मूव्ड बाय इट्स वास्टनेस एंड ब्यूटी से। क्वीन कैली ने सेम नहीं किया। वो अपने बॉडीगार्ड को देखना चाहती थी। वो फिगर आउट करना चाहती थी कि वो क्या सोच रहा है। While she was lost in thought, the young man को देखते हुए उसने for some reason उनकी फर्स्ट मीटिंग रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया। इतामी एक होमलेस बम की तरह दिख रहा था, लेकिन ज्यादा स्ट्राइकिंग ये था कि वो एक लॉस्ट सूल की तरह दिख रहा था जो सिर्फ अपनी सफरिंग को फाइनली एंड होते हुए देखना चाहती थी। ज्यादा सोचे बिना कैली ने डिसाइड किया कि वो उससे पूछेगी कि वो उस दिन क्यों मरना चाहता था। इतामी ने एक पल के लिए पॉज लिया, ये सोचने के लिए कि उस एक्सट्रीमली लोडेड क्वेश्चन का एग्जैक्टली कैसे जवाब दें। फाइनली उसने अपना मुंह खोला और बस वो जवाब दिया जो उसके दिमाग में पहले आया। वो चाहता था कि डीमन क्वीन उसे उस टाइम मार दे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो शिट से भरे हुए टॉयलेट में अटका हुआ है। उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस फैक्ट की वजह से उसने उन लोगों पर ट्रस्ट करने का डिसाइड किया जिन्होंने उसे यहाँ समन किया था, वो लोग जिन्होंने उसे उसकी होम वर्ल्ड से छीन लिया था। और जब उसे फाइनली समझ में आने लगा कि ये दुनिया कैसे चलती है, तब तक उसने उन लोगों को खो दिया जो उसके दिल के करीब थे। डीमंस और ह्यूमंस के बीच के होल सिचुएशन को समझकर उसने खुद से हेट करना स्टार्ट कर दिया। उसे शेम और रिग्रेट फील हुई हाइंडसाइट में अपने डेप्लोरेबल एक्शंस के लिए। जब भी वो मिरर्स या वाटर में अपनी रिफ्लेक्शन देखता तो उसे इमीडिएटली वॉमिट करने का अर्ज होता। उसके फीलिंग्स हीरोइक होने से कुछ भी नहीं थे। फॉर समवन जो ह्यूमैनिटी का सेवियर माना जाता है, द सपोज्ड हीरो ऑफ द स्टोरी। इस पर डीमन क्वीन ने बस एक वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा कि क्या हतामी समझता है कि उसके लिए हीरो होना नेसेसरी नहीं है। जैसे ही उसे अ टन ऑफ ब्रिक्स लगा हो, उसकी वर्ल्ड व्यू कोलैप्स होने लगी जब कैली ने कंटिन्यू किया और उससे पूछा कि क्या वो पहले से ही हीरो बनना चाहता भी था। उसने ये क्वेश्चन कभी नहीं सुना अपने लिमिटेड टाइम में जो उसने इस फॉरेन वर्ल्ड में बिताया। हीरो बनना एक्चुअली होता क्या है, ये स्पाइरलिंग स्टार्ट हो गई अंटिल वो इवेंचुअली अपने होम वर्ल्ड में बिग सिटी में बिताए टाइम रिकॉल करने लगा, जब उसकी सिस्टर उसे कॉन्स्टेंटली अपना हीरो बुलाती थी, बट इन अ टाइनी डिफरेंट वे ऑफ बीइंग वन इन द न्यू वर्ल्ड। वो उसे हीरो बुलाती थी जब वो टमी को उसकी अमेजिंग कुकिंग से सेव करता था। वो हमेशा इंसिस्ट करता है कि उसे ऐसी चीज़ों के लिए थैंक नहीं करना चाहिए बिकॉज वो 2 जॉब्स कर रही है जिससे वो सर्वाइव कर सके। वो उसके लिए कुछ भी नहीं है कंपेयर टू वो जो वो कॉन्स्टेंटली उसके लिए पूरी लाइफ में करती आई है। उसकी सिस्टर उसे बहुत लव करती थी। उसकी नज़र में उससे ज़्यादा काइंड और क्यूट कोई नहीं है। सिमिलरली वो बिलीव करती है कि वो बस वो कर रही है जो एक बिग सिस्टर को करना चाहिए। वो सैड भी है कि वो और ज़्यादा नहीं कर सकती और प्रोवाइड नहीं कर सकती, बट होप अभी भी है और उसे वरी करने की नीड नहीं है। वो सर्टेन है कि वो इवेंचुअली स्ट्रिंग थियोरी के फील्ड में एक ह्यूज डिस्कवरी करेगी, फिर मनी ऐसे आएगा जैसे एक फ्री फ्लोइंग रिवर हो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन। जब से उनके मॉम एक्सपायर हो गए, सिबलिंग्स ने कुछ रफ टाइम्स एक साथ देखे हैं, बट उसने अपने लिटिल ब्रदर को एश्योर किया कि वरी करने की नीड नहीं है। उसकी रिलायबल बिग सिस्टर इवेंचुअली सब कुछ टेक केयर करेगी और वो कंफर्ट की लाइफ जी पाएंगे। इट वॉज एट दिस वेरी मोमेंट दैट द इवेंट जो सिबलिंग्स की लाइफ का कोर्स ड्रास्टिकली चेंज करेगा टुक प्लेस। पूरा छोटा सा अपार्टमेंट ब्राइट ग्रीन लाइट से भर गया और अतामी ही इस अनॉमली का सोर्स था। स्लोली उसकी बॉडी ये मिस्टीरियस ग्रीन लाइट कंज्यूम कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हेड टू टो सब कुछ निगल जाएगी। अनदर वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट होने से पहले लास्ट थिंग जो उसने किया वो था अपने सिस्टर को बुलाना। फेस पर डर चिपका हुआ एंड आइज में कंफ्यूजन। अपार्टमेंट का व्यू और उसकी रिलायबल बिग सिस्टर धीरे धीरे रिप्लेस हो रहे थे एक मैसिव रूम से जो ऑलमोस्ट एक कैथीड्रल जैसा लग रहा था। देन आई उस आदमी की ग्रेटिंग पॉम्पस वॉइस जिसने पिछले 2.5 ईयर से उसकी लाइफ हेल बना दी थी। उस आदमी ने उसे वो नाम लेकर बुलाया जो उसके साथ चिपकने वाला था
और जब भी वो उसे सुनता तो उसका स्टमक अपसेट हो जाता। हीरो, एक फूलिश किंग, किंगडम की सारी वेल्थ, प्रेस्टीज और अथॉरिटी के साथ। वो आदमी जो उसकी विल टू लिव को मार डालेगा, उसने उसे किंगडम को सेव करने का सो कॉल्ड ऑनर देने के लिए समन किया था। लुकिंग बैक, सबसे पहली चीजों में से एक जो उस किंग ने उसे ऑर्डर किया था वो था कि वो ग्रेटफुल हो कि उसकी लाइफ का कोई मतलब है। नाउ दैट अलोन शुड हैव बीन अ मैसिव रेड फ्लैग। उसने ये नहीं मांगा था, उसे नहीं पता था वो कहाँ था, ये एरोगेंट प्रिक कौन था और उसकी सिस्टर को क्या हुआ था। दैट्स हाउ वी इस मैजिकल वर्ल्ड में एंड अप हुआ, एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ आवर डिप्रेस्ड हीरो विल बी कमिंग सून। डोंट मिस इट।